क्या लिखा है? बोलो, हेडिंग क्या है? वही रजिस्टर ऑफ मेंबर जो हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है, उसको क्या कर रहे? क्लोज कर रहे, बंद कर रहे। क्यों कर रहे? जो कुछ पता है मुझे जरा बताओ। राइट इशू, याद करो मैंने आपको ये बोला था, कंपनी का जो रजिस्टर है समय समय पे बंद किया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो एक्चुअल में मेंबर कौन है। हमने एक डेट फिक्स कर दी, भैया इतने टाइम तक कोई भी ट्रांसफर ट्रांसफर हो रहा है वो हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने रजिस्टर में, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है भैया कौन मेंबर और कौन मेंबर नहीं है। कंपनी को राइट इशू देना है, कंपनी को बोनस देना है, कंपनी को डिविडेंड देना है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए कभी कभार कंपनी अक्सर अपने रजिस्टर को क्या करती है? क्लोज। कुछ नहीं, बस अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ा रही हूँ। सेक्शन नंबर क्या है? 91। टाइम लिमिट फॉर द क्लोजर। आप कितने समय के लिए इसे क्लोज कर सकते? द रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी, किसी भी टाइप के रजिस्टर की बात हो रही है भैया, आप पूरे एक साल में कितने दिन के लिए क्लोज कर सकते? 45 डेज। अब लगातार करना है कि ब्रेक ब्रेक दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगातार करना है तो 30 डेज का कॉन्जिक्यूटिव डे बोल रखा है। मतलब कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार 30 दिन। पूरे साल भर में कितने टाइम के लिए बंद कर सकते हो? टोटल 45 डेज, मतलब अप्रैल से मार्च जो भी आपका चलता है, इन्होंने कहा कि भैया आप पूरे 45 डेज के लिए बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लगातार की बात करेंगे तो लगातार आप 45 डेज के लिए बंद नहीं कर सकते। लगातार के लिए हमने ऑप्शन आपको क्या दिया है? 30। और ऐसा बोले नहीं लगातार आप करो, करना चाहते हो तो 30, अदरवाइज आपको एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जैसा करना है कर सकते हो, लेकिन कभी भी 45 डेज से ज्यादा आपका रजिस्टर क्लोज नहीं होगा। इन्होंने कहा एटलीस्ट 7 डेज नोटिस, या फिर कंपनीज एक्ट ने तो 7 दिन बोला, लेकिन सेबी चाहे फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ और टाइम पीरियड भी डिसाइड कर सकती है। मस्ट बी गिवन बिफोर द क्लोजिंग द रजिस्टर। मैंने अभी आपको क्या बोला? मुझे रजिस्टर बंद करना है, मैंने कहा कि मुझे 5 दिन के लिए रजिस्टर बंद करना है, तो जब भी मैं रजिस्टर बंद करने का सोचूंगी तो पहले 7 दिन पहले मुझे क्या करना है? इन्फॉर्म करना है थ्रू नोटिस कि भैया इतने इतने समय के लिए आपका रजिस्टर बंद रहेगा, ताकि जो बाहर सारे शेयर होल्डर है जो भी वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के करे कि भैया अभी कुछ टाइम के लिए आपका रजिस्टर क्लोज रहेगा, इन्फॉर्म्ड रहेगी चीजें। नेक्स्ट, अगर ये बातें नहीं मानी, इफ द रजिस्टर इज क्लोज विदाउट प्रॉपर नोटिस, भैया कोई नोटिस नोटिस नहीं दिया, पीरियड एक्सीडिंग अलॉटेड टाइम, हमने बोला था 45 डेज से ज्यादा बंद नहीं करना है, आपने भैया 50 दिन के लिए बंद कर लिया, ये तो गलत है। लगातार 30 दिन करना था, आपने लगातार 40 दिन कर लिया। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी अभी हमने ऊपर पढ़े, नहीं करोगे तो भैया क्या लगेगी? पेनल्टी। जरा पढ़ो पेनल्टी क्या बोलता है? जो 1 लाख तक भी जा सकती है। भैया एप्लीकेबल टू वो ऑफिसर फंसेगा कंपनी का। क्लैरिटी। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? कितने समय के लिए बंद करना है? एक साल में पूरा का पूरा 45 डेज, लगातार 30 दिन के लिए। ठीक है, चलिए, जब भी बंद करोगे तो 7 दिन पहले नोटिस, लेकिन सभी चाहे तो अपनी लिस्टेड कंपनी के लिए समय कुछ और भी डिसाइड कर सकती है, जो होगा लिस्टेड कंपनी वो फॉलो करेगी। क्यों करे, क्या पर्पस है? रजिस्टर इसलिए क्लोज करे ताकि हम चीजों को अपडेट कर सके, क्या कर सके? फाइनल कर सके, डिटेल ऑफ कैलकुलेटिंग कि भैया मुझे किसको डिविडेंड देना है, किसको राइट इश्यू देना है, किसको बोनस इश्यू देना है। तो फटाफट एग्जांपल क्या करते हैं हम जब क्लोज करते हैं? हम चीजों को अपडेट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, किसको डिविडेंड देना है, किसको राइट इश्यू देना है, किसको बोनस इश्यू देना है। इट ऑल्सो हेल्प इंश्योर द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। और ये क्या लिखा है? प्रोबेट फॉर द लीगल प्रोसेस सच एज कोर्ट ऑर्डर एंड द नेम चेंज। इन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें ना एक और काम में हेल्प करती है। आप लोग जानते हो कि मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो किसको मिलता है बच्चा? उसके लीगे लीगल नॉमिनी जो भी होगा, लीगल हायर जो होगा उसको मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस भी अच्छे से हो सके इसीलिए समय समय पे क्लोज किया जाता है। तो बोनस, डिविडेंड, राइट इशू ये सब तो है, इसके अलावा भी दूसरे रीजंस है कि भैया कंपनी को और दूसरे काम है जो छूट गए उसे अपडेट करने के लिए। जो प्रोविजन है, सेक्शन कौन सा चल रहा है हमारा? सेक्शन 91 चल रहा है। इसके साथ साथ रूल्स भी चलते हैं, तो रूल्स आपको बस डिटेल बता रहा है कि कंपनी को भैया 7 दिन पहले एटलीस्ट क्या करना है? न्यूज़पेपर में भी ऐड देना है। न्यूज़पेपर क्या लिखा है? वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? रीजनल लैंग्वेज। एमपी की रीजनल लैंग्वेज तो हिंदी है इसलिए टेंशन नहीं, महाराष्ट्र में जाओ मराठी, बंगाल में जाओ बंगाली, ठीक है, तो ऐसे साउथ में जाओ उनकी खुद की जो भी नेटिव लैंग्वेज है। तो कुल मिला के उन्होंने बोला एटलीस्ट कौन सा वाला न्यूज़पेपर? वर्नाकुलर वाला, ठीक है। एंड एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी सेबी स्पेसिफाई करेगा। प्लीज कंपनी आप ये बात एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को भी बताओ, नॉर्मल जनता को पता चल जाए, ताकि कोई अगर छूट गया है शेल्डर या जो भी वट एवर सिचुएशन है उनको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाए। नेक्स्ट क्या लिखा है? नोटिस मस्ट ऑल्सो बी पब्लिश कहां पर? कंपनी की खुद की वेबसाइट, अगर वेबसाइट है तो उसमें भी दिखना चाहिए। प्राइवेट कंपनी को साफ साफ बोलते भैया हमने तुम्हें छूट दे दी, तुम हो प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है कि सारे गिनती के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते नहीं है, तो प्रोवाइडेड दे नोटिफाई ऑल द मेंबर एटलीस्ट 7 days बिफोर क्लोजिंग द रजिस्टर, बस सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो, ऐसे आपको पूरी जनता को बताने की जरूरत नहीं। पब्लिक कंपनी में जनता इन्वॉल्व, कहीं कोई छूट ना जाए इसलिए न्यूज़पेपर में बता दो, लेकिन नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को बोला तुम बस अपने शोल्डर को भी इन्फॉर्म करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो हेडिंग क्या है, कंसेप्ट का नाम क्या है, क्या कर रहे हैं क्लोज अपन। अक्सर हम अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्या करते हैं, क्लोज। रीजन बताओ। अपडेट करने के लिए, डिविडेंड, राइट इश्यू, बोनस इश्यू किसको देना है, और कभी कभार कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन सब की चीजें अपडेट करने के लिए भी हम ये करते हैं, ठीक है। अब कितने समय के लिए क्लोज कर सकते हो, पूरे साल भर में 45 days। लगातार कितना, लगातार नहीं करना है, नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन करोगे तो 30 दिन से ज्यादा नहीं। आपको पूरा 45 days बंद करना है, कर सकते हो, नहीं कर सकते पूरा 45 days। लगातार कर सकते हो, नहीं, लगातार में 30 करो, फिर ब्रेक ले लो, फिर आप 15 दिन का कर लो, बाद में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अदरवाइज पेनल्टी। अब यही चीज इन्होंने बस यहाँ ये वाला पोर्शन पूरा डिटेल में बताता है, क्लैरिटी है। चलिए, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। इतने सारे रजिस्टर बना रहे हो, संभाल के रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। शॉर्ट में आपकी बुक ने बता के रखा है। चलिए, इन्होंने कहा अलग अलग टाइप के रजिस्टर है, अलग अलग टाइप के क्या है, रजिस्टर है। पहला क्या बोला, रजिस्टर ऑफ मेंबर अलोंग विद इंडेक्स, समझ में आता है, अलोंग विद इंडेक्स, ठीक है। दूसरा रजिस्टर क्या है, डिबेंचर होल्डर का। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर। मतलब पहले वाले केस में क्या हो रहा है, ये इक्विटी वाला कह रहे हैं और ये अदर की बात करे, डिबेंचर अदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 रजिस्टर है, 2 शेयर को लेकर है, 2 डिबेंचर को लेकर है, ठीक है। एक मेंबर डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर, देन फॉरेन रजिस्टर में इन्होंने बोला एक नॉर्मल मेंबर इक्विटी वाला, और बाकी डिबेंचर और अदर्स का। कब तक प्रिजर्व करना है, मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रजिस्टर तो परमानेंट। आपकी कंपनी को 100 साल हो गए, रखो संभाल कर परमानेंटली, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर, आज पैसा लिया, कुछ साल बाद दे देंगे ना, रिटर्न कर देंगे। तो प्लीज आपको अपना डिबेंचर क्या करना है, कब तक, उसका जो रजिस्टर है जिसमें आपने पूरी एंट्री कर रखी है, बस 8 साल तक संभाल के रखना है। फिर से फॉरेन रजिस्टर, लेकिन उसमें एंट्री किसकी है, मेंबर्स की, तो क्या लिखा है, परमानेंट। डिबेंचर की है तो 8 साल। कुल मिलाकर 2 टाइप के प्रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट में किसका आएगा, ऑब्वियसली कंपनी के मेंबर्स का। टेम्परेरी में किसका आएगा, डिबेंचर होल्डर का एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। तो कुल मिलाकर कंपनी का मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रजिस्टर सालों साल हमेशा के लिए आपको संभाल के रखना है। इसीलिए किसी भी मेंबर की डिटेलिंग अगर आपको किसी कंपनी से निकालनी होगी तो आसानी से आपको मिल जाएगी, चाहे वो साल 200 साल पुराना ही क्यों ना हो। अब संभालना अपने आप में टास्क है, स्टोरेज एंड ऑल, तो इसीलिए फिजिकल की जगह सारी चीजें क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके संभाल के रखो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक। चलिए बच्चों, ये थोड़े टाइम के लिए स्किप रहेगा। आइए, सेक्शन कौन सा, 89 और 90, अभी स्किप, थोड़ा सा रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। मुझे ये बताओ, मेंबर का जो एक रजिस्टर होता है वो अच्छे से समझ में आ गया, कहाँ संभाल के रखना है, क्लिक हो रहा है, कहाँ संभाल के रखना है, ठीक है। कौन संभाल के रखेगा, कंपनी में अगर सीएस है तो सीएस, अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज्ड होगा। अब हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो क्या सब संभाल के रखेंगे, हम सब मिलके किसी एक पर्सन को दे देंगे, भैया ये तेरी ऑथराइजेशन, ये तेरी ड्यूटी है, तो ऑथराइज्ड किया जाता है, ठीक है। चलो, अब हम ये पढ़ेंगे भैया मेंबर के क्या क्या राइट्स है, मेंबर के क्या क्या राइट्स है। मेंबर के राइट्स की बात करूं तो मेंबर हम जानते हैं मेंबर कौन होता है, उसके राइट्स थोड़ा सा आप खुद से इतना कंसेप्ट पढ़ चुके आप खुद से बना सकते हो। उसका राइट क्या होता है भैया, क्या होता है, डिविडेंड का राइट, वेरी गुड। वोटिंग, वेरी गुड। और राइट इशू मिलेगा, बोनस इशू मिलेगा। मीटिंग में उसे बुलाया जाएगा तो उसके लिए उसे नोटिस मिलना चाहिए, नोटिस के साथ एजेंडा मिलना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मिलना चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। चलिए, मेंबर इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ द मेंबर अंटिल ही सीज टू बी मेंबर। जब तक मेंबर है उसके पास सारे उसके राइट्स है। पर्सन नेम स्टैंड रजिस्टर इन द बुक्स एज अ मेंबर, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है वो कंपनी का मेंबर। इवन इफ ही हैज सोल्ड द शेयर, गिवन द शेयर सर्टिफिकेट, ब्लैंक शेयर, ब्लैंक ट्रांसफर डीड एक होता है, पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यूली साइन, ही अलोन एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ द मेंबरशिप। भले ही उसने अपना शेयर किसी को दे दिया हो,
लेकिन रजिस्टर में जब तक उसका नाम लिखा है तब तक वो मेंबर है, तब तक उसके पास वो राइट्स है। याद करो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि भैया रजिस्टर में नाम किसका लिखा है, ट्रांसफरर का रखा है, ट्रांसफरर का लिखा है, ठीक है। कंपनी को डिविडेंड देना था, उसने रजिस्टर उठाया, जो जो मेंबर थोड़े टाइम के लिए बुक को क्लोज किया होगा, ठीक है, उस क्लोज बुक में बाकी एंट्री तो हम कर नहीं रहे। फॉर एग्जांपल मैंने शैली को ट्रांसफर किया, जैसे मैंने शैली को ट्रांसफर किया, लेकिन उस दिन के लिए तो बुक क्या है, क्लोज है, उसमें नाम किसका लिखा है, मेरा। डिविडेंड किसको मिलेगा, मुझे, और ये डिविडेंड मुझे किसे देना है, शैली को देना पड़ेगा ना, बाद में देंगे। ये डिटेल हमने पढ़ी थी, याद है। एज अ ट्रस्टी मैं वो पैसा संभाल के रख रही हूँ, शैली को ये मैं बाद में दे दूंगी। तो साफ इन्होंने बोला भैया मेंबरशिप राइट तो है ना उस मेंबर का, जब तक रजिस्टर में नाम लिखा है उसके पास उसके सारे मेंबरशिप राइट है। अब डिपेंड उनकी ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच में क्या अग्रीमेंट क्या है वो बाद में सेट आउट होगा, ठीक है। चलिए नीचे उन्होंने कहा अब उसके इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे मेंबर के। आ जाए, इंडिविजुअल राइट्स क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट द रिटर्न कंसेंट ऑफ द मेंबर। साफ उन्होंने बोला कि भैया रिटर्न कंसेंट हमेशा होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ राइट्स के नाम बताए। सबसे पहला क्या राइट है, अगर वो किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगेगा तो उसे देना चाहिए, ये इसका राइट है मिलने का। अगर वो इंस्पेक्शन के लिए बोलेगा, ये भी टर्म्स थे राइट में। और क्या क्या टर्म्स थे कि भैया अगर कॉपी मांगी है तो दो, इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा है कोई भी रजिस्टर, आपको वो दिखाना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड कर सकता है। और अदर राइट्स, आपने अदर राइट्स के सारे एग्जांपल्स बताए कि भैया राइट इशू मिलेगा, बोनस मिलेगा, मीटिंग में बुलाया जाएगा, तो ये सारे राइट्स आपने बताए। लेकिन जितना आपने बोला है सब कवर होगा। क्या लिखा है, राइट टू रिसीव कॉपी। अब इसकी डिटेलिंग जरा फटाफट पढ़ो। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा तो दे दो, ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा, एब्रिज फॉर्म तो दे दो, कॉस्ट ऑडिटर का कुछ रिपोर्ट मांगे दे दो, जनरल मीटिंग का नोटिस दे दो। तो ये सब पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, ये सब रीड करने वाली चीजें जो आप खुद रीड करोगे। लेकिन बस हेडिंग समझो, जिस चीज की कॉपी मांगेगा वो उसका राइट है, आपको उसे देना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है, जिस चीज के इंस्पेक्शन के लिए बोलेगा वो उसका राइट है, आपको देना पड़ेगा। अब वो इंस्पेक्शन चाहे उसके किसका हो, रजिस्टर का हो, रिकॉर्ड्स का हो, एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल, कुछ भी हो, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। क्या करेगा भाई, मीटिंग मीटिंग करने अटेंड करने का पूरा राइट है। देन अदर राइट्स में उन्होंने कहा भैया ट्रांसफर करने का राइट है, सेफ गार्ड, ये देखो डिविडेंड मिलेगा, ये सारी बात तो लोगों ने बोली, ठीक है। तो एक बार इसे हम रीड करेंगे, यहां जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये जो कंसेप्ट है ये बस आपको क्या बोल रहा है, मेंबर का नाम जब तक रजिस्टर में है एज अ मेंबरशिप उसके पास ये सारे राइट्स अवेलेबल है, दैट्स इट, ठीक है। वो रीडिंग में जाएगा। अब ये बस रिलेटेड कंसेप्ट है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, कलेक्टिव शेयर होल्डर राइट्स। सिंगल राइट्स की बात नहीं कर रही, ऊपर अभी क्या था, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल राइट से सबका एक सिंगल 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 राइट है। अब कलेक्टिवली क्या राइट है, अभी पहले कंसेप्ट को समझेंगे। आपके सामने दो सेक्शन मिलेंगे, आपके सामने दो सेक्शन है। सेक्शन क्या है 241 और सेक्शन क्या है 100। अब पहले कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट 241 बोलता है ऑपरेस मिसमैनेजमेंट। ऑपरेस मतलब होता है अनजस्ट, ऑपरेस मतलब क्या होता है, अनजस्ट। आपके मॉड्यूल में भी ये उन्होंने थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने का ट्राई किया, ये दिख रहा होगा। यहाँ सेक्शन लिखा है 241 और इसका मीनिंग यहाँ लिखा है, ये सेक्शन 100 लिखा है, इसकी मीनिंग यहाँ लिखा है, ठीक है। बस मैं इसे और बेटर प्रेजेंटेशन में दिखा रही हूँ, यहाँ पर आ जाओ। कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं, दो। सबसे पहला सेक्शन है 241। ऑपरेशन होना मतलब क्या, किसी के साथ अनजस्ट होना, या फिर कंपनी में क्या हो रहा है, कुछ कुछ मिसमैनेजमेंट मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। किसी को भी ऐसी भनक लगती है कि भैया कुछ तो गलत हो रहा है, या फिर किसी को लगता है कि भाई उसके साथ अनजस्ट हो रहा है, तो साफ साफ इन्होंने बोला सेक्शन 241 बनाया कंपनीज एक्ट में, अलाउ करता है मेंबर्स टू सीक रिलीफ फ्रॉम दी बोर्ड। मेंबर के साथ कुछ गलत हो रहा है, ये गलत करने वाला कौन है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मेंबर को लग रहा है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी सुन नहीं रहा है। इफ द कंपनी इज बीइंग मिसमैनेज मेजॉरिटी एक्शन आर ऑपरेसिव, मतलब कि ये जो मेजॉरिटी के लोग हैं ये लोग मिलकर कुछ गलत काम करने का प्लान कर रहा है, तो जो वो माइनॉरिटी के लोग हैं वो जाकर क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। कहाँ शिकायत करने जाते हैं भाई, एनसीएलटी, एनसीएलटी, ठीक है। मैंने कहा इंडिविजुअल राइट ऊपर पड़ा, कलेक्टिव मिलकर जाएंगे, कितने लोग मिलकर जाएंगे मुझे बताओ। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कितने लोग की वोटिंग, मोर देन 50, 51, ये क्या बोलता है 75%, यही है। हमने आज मीटिंग करी, ठीक है, 75% से वोटिंग पास हो गई, 75 नहीं मैं तो कह रही हूँ चलो 80% से वोटिंग हो गई, 80 भी नहीं चलो 85 ले लेते। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो डिसेंटिंग है, जो डिसअग्री है। कितने लोग डिसअग्री, अगर 85 लोगों ने हाँ बोला है, 15%।
माइनॉरिटी बोल सकती हूँ, नहीं माइनॉरिटी की बात मतलब सुनी ही नहीं जा रही। हो सकता है भाई ये 85% के लोग दोस्त बन चुके हैं, आपस में डिसीजन ले लेते हैं और भाई बाकी की सुनते ही नहीं है, तो भैया ये शिकायत करने जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? एनसीएलटी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कलेक्टिवली आओ, मिलकर आओ, तो मिलकर आने की उन्होंने लिमिट बोली है। इन्होंने कहा कम से कम मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट, क्या लिखा है, 1/10। सिंपल भाषा में बोलूं 10%। आपकी कंपनी के 10% लोग, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितने लोग बच्चे थे? 15। जरूरी नहीं है सारे 15 के 15 उठ के पहुंच जाए, कुछ तो होंगे जो न्यूट्रल गेयर के होंगे, ना हाँ है ना ना है। आज ही मैंने व्हाट्सएप में पोल कंडक्ट करवाया, तो रिप्लाई करने वाले भी थे और कुछ है ना नाइदर वाला ऑप्शन है, लेकिन देखा शर्म आ रही है नाइदर करने में, ठीक है, तो कुछ रिप्लाई नहीं है। तो सेम 15% में से एनसीएलटी की अगर मैं बात करूं, तो एनसीएलटी में सबके सब नहीं जाते कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ। कुछ तो होंगे जो चटकेंगे कि भैया हमें कुछ नहीं बोलना, हमें शांति से घर में बैठे रहना, हमें क्या लेना देना, ना हमारी हाँ है ना हमारी ना है। तो उन्होंने कहा मिनिमम हमें कितने चाहिए? एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास मिलकर अगर 10% के लोग आएंगे, मिलकर अगर कितने 10% के लोग आएंगे तो एनसीएलटी उनकी बात सुनेगा। अब प्रॉपर लैंग्वेज रीड करो, मिनिमम कितने लोग 10% तक की होल्डिंग के आ जाए, और क्या लिखा है 100 मेंबर्स विच एवर इज लोअर। अगर आपकी कंपनी में जितने भी है उसका 10% निकालो या फिर 100 विच एवर इज लोअर, इतने लोग भी एनसीएलटी के पास कलेक्टिवली आएंगे तो एनसीएलटी उनकी बात सुनेगा। लेकिन ये तो तब है जब कंपनी के पास क्या है? शेयर कैपिटल है, ठीक है, कंपनी के पास क्या है? शेयर कैपिटल। कंपनी का केस समझ, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो भैया ये शेयर कैपिटल है। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर होल्डिंग तो हम बोल ही नहीं सकते, होल्ड करके तो बैठे ही नहीं है। तो इन्होंने बोला इफ नो शेयर कैपिटल, तो मेंबरशिप होल्ड करके बैठा है कितना? 1/5, ठीक है। तो 1/5 मेंबरशिप मतलब 5% बोल दूंगी, 5% है, ठीक है। 5% लोग भी आएंगे तो भी हम उनकी बात सुनेंगे। कुछ नहीं, हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की बस अपनी अपनी एक लिमिट है, ठीक है। हैविंग शेयर कैपिटल को क्या बोल दिया? 1/10 और 100 विच एवर इज लोअर। अगर नहीं है तो बस कितने बोल दिया? 1/5। मतलब ये 10% की बात कर रहा है और ये किसी बात कर रहा है 5% के लोग भी आएंगे तो भी हम सुने, क्योंकि माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी की बात सुन रहे, तो माइनॉरिटी का बस उनने एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया। मान लो इससे कम है तो एनसीएलटी बोलेगा मैं नहीं सुनने वाला। एनसीएलटी क्या बोलेगा? मैं नहीं सुनने वाला। क्यों नहीं सुनने वाला? इन्होंने कहा कि भाई कुछ तो लोग आए, कम से कम अगर 10 आएंगे तो मैं सुनूंगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस में बच्चा अगर 1% भी आएगा ना, 1% जिसके पास एक शेयर है, तो सुना जाता है। ये एकदम एक्सट्रीम केस है, एक्सेप्शनल केसेस है। अभी एक्सेप्शनल केसेस आपके इसमें भी बताए ने, अभी आपको बस ये बता के रखा है। सेक्शन 241 बोलता है अगर किसी के साथ अनजस्ट हो रहा है, अगर मेजोरिटी के लोग कंपनी में मिसमैनेजमेंट कर रहे तो माइनॉरिटी को ना दबाया जाए, उसके लिए सेक्शन 241 बनाए। और सेक्शन 241 बोलता है कलेक्टिवली मिनिमम आपको 1/10 100 विच एवर इज लोअर, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 1/5 तक के लोग आएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो एनसीएलटी उनकी बात सुनेगा। बात समझ में आ गई? पक्का। दूसरा सेक्शन क्या बोलता है? 100, क्या लिखा है? रिक्वेस्ट, किस चीज की रिक्वेस्ट करे? देखो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर साल एजीएम कराने की, तो ये एजीएम की बात नहीं हो रही, एजीएम के अलावा जनरल मीटिंग की बात हो रही है। अब ये जनरल मीटिंग कौन करवाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि भैया हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है। लेकिन कभी कभार हो सकता है ना कि शेयर होल्डर को लगे कि भैया मीटिंग होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने कहा कंपनी तो हमेशा मीटिंग कराएगी, लेकिन अगर शेयर होल्डर को नीड लग रही है कि भैया उन्हें मीटिंग करवानी है, तो उस केस में शेयर होल्डर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर होल्डर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज रीड करेंगे सेक्शन नंबर 100। पर्पस क्या है? ऑल द मेंबर रिक्वेस्ट कि भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराइए टू एड्रेस द अर्जेंट, कुछ ऐसे मैटर है अर्जेंट आउटसाइड द रेगुलर मीटिंग जो शेयर होल्डर को लग रहा है, तो खुद से डिस्कस कर रहे हैं वो और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसको? कंपनी को। हु कैन रिक्वेस्ट? कितने लोग आएंगे? 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल, ठीक है। कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, उसमें भी 1/10 वोटिंग पावर वाला बोल दिया। बोर्ड डजंट एक्ट विद इन 21 डेज, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितना समय है? 21 दिन का समय है। जिस दिन उनकी एप्लीकेशन आई, मिनिमम 10% लोगों की फटाफट मीटिंग करवा दे 21 दिन के अंदर, ठीक है। अगर कुछ भी वो रिप्लाई नहीं करते तो मेंबर कैन अरेंज द मीटिंग देमसेल्फ, खुद से मीटिंग करवाएंगे। कितना? 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि उन्हें तो वो बात करनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुनते तो बढ़िया, नहीं सुनते तो भाड़ में जाए, हम तो अपनी मीटिंग करवाएंगे और वो पूरा प्रोसेस, पूरा खर्चा जितना भी होगा वो कंपनी से वसूल लिया जाएगा। क्लैरिटी है? 2 सेक्शन, पहला। दूसरा
तुम नोटिस करो दोनों में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी की सुनी जा रही है, और सेकंड वाले केस में भी क्या है, माइनॉरिटी की ही सुनी जा रही है। अगर 10% के लोगों को भी लगता है कि क्या होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, मैं कह रही हूँ ये बस 10% के लोगों को लग रहा है, इन लोगों को बस लग रहा है मीटिंग होनी चाहिए, तो ये एप्लीकेशन देंगे ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कि होनी चाहिए मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितना समय है, 21 दिन का समय है, बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, बाकी लोग को इन्फॉर्म किया जाए और मीटिंग में बुलाया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम नहीं करते तो तुम ही लोग इनिशिएटिव लोगे, ठीक है, कंपनी से पूरी लिस्ट मांगोगे कितने मेंबर्स है, उनके घर पे नोटिस भिजवाओगे और ये पूरी मीटिंग कंडक्ट करवाओगे, लेकिन भाई तुम्हारा जो खर्चा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रियम्बर्स हो जाएगा। इतनी डिटेल कहानी इधर बताई नहीं है क्योंकि ये आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में बताएंगे, अभी तुम्हें थोड़ा सा जिस्ट बताया, क्या जिस्ट समझ में आया, पक्का? वो तो कहेंगे आ जाओ, अगर वो खुद से नहीं आते तो बाद में एक्शंस तो लिए जाएंगे, क्योंकि भाई जरूरी है, क्वेश्चन शायद उन्हीं से पूछा जा रहा है क्रॉस, कि भैया आप ही का मैटर है जो हमें डिस्कस करना है, तो आप तो जरूरी है, रिक्वेस्ट तो की जाएगी, नोटिस तो भेजा जाएगा, सबको नोन तो है ही, अगर वो नहीं आते तो आगे चल के एनसीएलटी में केस बनता है और एक्शन लिया जाएगा। क्लैरिटी है, वेरी गुड, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ, एनसीएलटी फिर इन्वॉल्व होता है ना इसमें, एक्चुअल में एनसीएलटी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, अर्जेंट केस है, टाइम पास करने के लिए तो कर नहीं रहे इतना, कि भाई इतना खर्चा करेंगे, इतने सारे लोगों को बुलाओगे तो टाइम पास तो है नहीं, तो थोड़ी सी डिटेलिंग होती है, तो एनसीएलटी इसमें थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी की सुनी जा रही है, 10% को लग रहा है, बाकी सबको बुलाया जाएगा और बाकी लोग कहेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये इनसे समझ में आ जाएगा, और एनसीएलटी को भी समझ में आएगा ना कि मैटर क्या है, बताओ तो समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया, ठीक है, इनका प्रेजेंटेशन फिर भी बेटर है यहाँ पर, ठीक। फिर यही चीज उन्होंने यहाँ पर बता दिया है, सेम बातें फिर से लिखी है उन्होंने, जो ऊपर लिखा है सेम अंदर है, तो इतना अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ऊपर भी पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब ये वोटिंग राइट्स आपने फिर भी पढ़ा है, मुझे बताओ, वोटिंग थ्रू पोल मतलब क्या होता है, पोस्टल, पोस्टल बैलेट अलग है, पोस्टल बैलेट घर भेजते थे, यहाँ एक बैलेट, यहीं एक बॉक्स रखा जाएगा, तुम आकर इसमें वोट करोगे, ठीक है। अब समझना, every member right to vote on every resolution, right, voting right on the poll proportion to his share। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझो, एक पर्सन एक वोट, एक पर्सन एक वोट, अलग अलग तरीके से वोटिंग होती है। एक चैप्टर है जनरल मीटिंग, उसमें पूरी डिटेल में गहराई में पढ़ेंगे, ये चैप्टर बस एक छोटी सी हेडिंग दे दी है, ठीक है। वोट करने के अलग अलग तरीके, एक तरीका क्या बोला मैंने, शो ऑफ हैंड बताया, और दूसरा क्या बताया, पोल। तुम सबके पास शो ऑफ हैंड से करवा रही हूँ, ठीक है। आशी के पास 1 लाख है, तनिषा के पास 10,000 है, इसके पास 1 करोड़ है, समझना, 1 लाख 10,000 1 करोड़। मैंने कहा भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितने हैं, एक पर्सन एक वोट, तीनों के पास एक एक वोट है। अगर मैंने शो ऑफ हैंड से करवाया तो जितने लोग उतने ही वोट, फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितने शेयर है, एक वोट एक वोट एक वोट, 10,000 वाले के पास भी एक वोट और 1 करोड़ वाले के पास भी एक वोट। लेकिन अगर मैंने पोल कंडक्ट करवाई है, एक इंसान एक वोट बोलता है, अगर मैंने क्या कंडक्ट करवाया, पोल, तो 10,000 वाले के पास वोटिंग पावर कम, 1 करोड़ वाले के पास वोटिंग पावर ज्यादा, 1 लाख के पास, उसके प्रपोर्शन के हिसाब से। तो जब भी पोल होता है, जब भी पोल होता है तो भाई वोटिंग कैसे होता है, प्रपोर्शन टू हिज शेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब मीटिंग में अक्सर जितने मैटर डिस्कस होते हैं वो किससे होते हैं, बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर सारे मेंबर डिमांड करते हैं कि मैटर बहुत क्रूशियल है और मेरे पास ज्यादा शेयर है, तो मेरे शेयर की क्या होगी, वोटिंग पावर ज्यादा है, तो प्लीज पोल कंडक्ट कराओ, तो कंपनी की मजबूरी है क्या करवाना पड़ेगा, पोल कंडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एसआर पास करना है, हम चाहते हैं हमारी डिसीजन की इंपॉर्टेंस हो, नहीं तो 1 करोड़ वाला भी एक ही वोट दे रहा है, 1 करोड़ वाला प्रोपोर्शनेटली ज्यादा वोट लेता है किसमें, पोल में, तभी तो ज्यादा शेयर लेने का मतलब है, वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले वो प्रमोटर क्यों शेयर लेते थे, इसी के कारण। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन वोटिंग कैसे होती है, कितनी डिटेलिंग होती है, प्रोसेस क्या होता है, पहले ये होता है वो होता है, इसकी पूरी डिटेलिंग जनरल मीटिंग एक पूरा डिटेल चैप्टर है, ठीक है। चलो, तो मेंबर्स वोटिंग करने आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने बोला वोटिंग कर रहे हैं बाय पोल, क्या पोल का कंसेप्ट समझ में आया, पोल का कंसेप्ट बोलता है बाय प्रपोर्शन। नेक्स्ट हेडिंग, क्या प्रेफरेंस होल्डर के पास वोटिंग पावर होती है, जनरल रूल नहीं होती है, लेकिन 3 केसेस में होती है, वेरी गुड, बताओ। उसके राइट को इफेक्ट होता है, वाइंडिंग अप, रिड्यूस होता है, वेरी गुड, 2 साल से अगर डिविडेंड नहीं दिया,
पूरा रिपीट है, पूरा कंसेप्ट ये लिखा है, देखो तुम्हें याद आ जाएगा। मैटर, राइट इफेक्ट, वाइंडिंग अप, रिड्यूस, 2 साल से नहीं दिया, सेम वही घिसी-पिटी बातें। एक्चुअल में हेडिंग समझो, हेडिंग क्या बोलता है, मेंबर्स के पास वोटिंग राइट है। पहला उन्होंने बोला इक्विटी शेयर होल्डर प्रपोर्शन के हिसाब से चलेगा, दूसरा उन्होंने बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर वैसे तो होता नहीं है, उनको राइट को इफेक्ट करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर कुछ सुना सुना सा लग रहा है, क्या था प्रियमशम, राइट, राइट इशू, वेरी गुड, पहले मार्क कर लो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो 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 नेक्स्ट, क्या लिखा है, प्रिएम्प्टिव राइट क्या होता है, राइट इशू, राइट शेयर, राइट शेयर। इन्होंने कहा भैया जो राइट शेयर है, मैं, तुम ऑलरेडी मेरे एग्जिस्टिंग होल्डर हो, तुम्ही को मैंने दिया, मौका है, चाहे तो खुद रखो, किसी और को रेनाउंस भी कर सकते हैं, रेनाउंस मतलब समझते हैं क्या होता है, किसी और को देना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, डिसेंडिंग में लिखो डिसअग्री। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, डिसअग्री। क्या वो माइनॉरिटी के शोल्डर डिसअग्री करते हैं, अब तुम लोग डिसअग्री नहीं बोलोगे, तुम भी क्या बोलोगे, डिसेंटिंग, डिसेंटिंग शोल्डर्स, मतलब कि इनका हक है डिसअग्री करने का और अपने मैटर को कहां लेकर जाने का, एनसीएलटी। लेकिन एनसीएलटी तब आपकी बात सुनेगा, कम से कम आप कितने लोग इकट्ठा होकर आ जाओ, 1/10, ठीक है। अगर 100 लोग है तो 10 लोग तो कम से कम चलो, नहीं तो एनसीएलटी भी भगा देगा, ठीक है। चलो, क्लास मतलब क्या होता है, ग्रुप, है ना, ग्रुप में तो कम से कम क्लास ऑफ शेयर्स होने चाहिए, वो क्लास कितने का है, 1/10 वाला ही है, ठीक है। चलो, एनी क्लास ऑफ शेयर, इन्होंने कहा कि भैया वरीड हो सकते हैं, नॉट लेस देन 10%, कम से कम 10% के लोग इकट्ठा होकर आएंगे, नॉट कंसर्न वेरिएशन वोट। इन शॉर्ट वो कह रहे हैं उन्होंने वोटिंग के अगेंस्ट है या फिर वरी करते हैं, जो भी मेजोरिटी के लोग बोलते हैं सेम वही बातें लिखी है, वो अप्लाई करेंगे एनसीएलटी के पास, जो भी वेरिएशन है नॉट इफेक्टिव अनलेस अनटिल कंफर्म बाय द एनसीएलटी। एनसीएलटी उन 10% लोगों की बात सुनेगा, समझेगा, या तो वो गलत होंगे या तो वो सही होंगे। इन्होंने कहा इस मीटिंग में लिया हुआ डिसीजन अभी इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक एनसीएलटी ऑर्डर ना पास कर दे। इस मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि मुझे भैया एक ब्रांच खोलनी चाहिए, मेजोरिटी से एसआर पास हो गया, 85% लोगों ने हाँ बोल दिया। डिसअग्री कर रहे थे कितने लोग, 15%। 15% के लोग कहां जा रहे, एनसीएलटी। मैंने कहा ब्रांच नहीं खुल जाएगी, ब्रांच तब तक नहीं खुलेगी जब तक एनसीएलटी का ऑर्डर ना आ जाए। अब एनसीएलटी के पास रिक्वेस्ट लेकर कम से कम मिनिमम 10% लोग जाए, बात सुनेंगे, वो अपने बात रखेंगे कि ब्रांच क्यों नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि भैया मेन ब्रांच ही अच्छे से नहीं चल रही है, इतना लॉस में है, फिर वो खोलना, खर्चा पड़ना, जो भी वो बातें मैटर होंगी, वो बातें एनसीएलटी पूरी सुनेगा, और अगर वो अग्री कर रहा है तो भैया डिसीजन उस हिसाब से होगा जो एनसीएलटी बोलेगा। क्लैरिटी, पक्का। चलो, बस उन्होंने बोला जल्दी पहुंच जाना है एनसीएलटी के पास। कितनी जल्दी, जब भी रेजोल्यूशन पास हुआ 21 दिन के अंदर एनसीएलटी के पहुंच जाओ। भैया ब्रांच का काम चालू हो गया, तुम 2 महीने बाद जा रहे हो, एनसीएलटी बोलेगा भग जाए यहाँ से, काम तो चालू हो चुका है, इतना लेट क्यों किया, तो एक टाइम पीरियड है, ठीक है। हिमांशी, हिमांशी बेटा कंसेप्ट समझा, डिसेंडिंग शोल्डर। समरी क्या है वापस, अगर कोई डिसअग्री कर रहा है तो हमें क्लास ऑफ शोल्डर्स चाहिए। क्लास ऑफ शोल्डर मतलब क्या, ग्रुप, इकट्ठा, इकट्ठा मिनिमम 10% चाहिए, तो 10% लोग मिनिमम एनसीएलटी को अप्रोच करेंगे, और फिर जब वो एनसीएलटी के पास जाएंगे तो एनसीएलटी के डिसीजन का वेट किया जाएगा, जो एनसीएलटी का ऑर्डर होगा फिर उसके अकॉर्डिंग इस मीटिंग का जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। एनसीएलटी ने उस 10% लोग की बात मान ली तो वही कंक्लूजन है, मेजोरिटी की बात नहीं सुनेंगे। क्लैरिटी है, पक्का, हाँ जी। एग्जाम्पल मैंने अभी बार बार बोला फेवर करा, मैंने अभी क्या बोला, फेवर। अगर मैं कह रही हूँ अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, लेकिन मैटर यहाँ पे क्या है, ब्रांच खोलने का मैटर, मैं कह रही हूँ मर्जर अमलगमेशन का है, ये कंपनी उठकर यहाँ पर आ रही है तो वहां कैश देना पड़ेगा। हाँ, पैसे लेके वापस चले जाएंगे, यही तो बोल रही हूँ, मर्जर अमलगमेशन का केस हो गया, ठीक है। या फिर मैंने अपनी कंपनी का पैसा लगाया है हाईवे बनाने में, तुम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने कहा हाईवे नहीं बना रही हूँ, एक ब्रिज बना रही हूँ, तो तुम लोग डिसअग्री करो तो मैं कहूंगी पैसा लेकर जाओ वापस अपना, नाटक नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई, पक्का, पढ़ा था, वेरी गुड। चलो,
हेडिंग बताओ क्या लिखा है। सेक्शन 72। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, खुद तुम लोग जानते हो नॉमिनी कौन होता है। मालिक बनेगा, ओनर बनेगा आफ्टर डेथ मेंबर। ठीक है, मैंने अपना शेयर सर्टिफिकेट खरीदा और जितने भी जो शेयर सर्टिफिकेट है उसमें मैंने लिख दिया कि भैया मेरा नॉमिनी मेरा बेटा बनेगा। अब मेरे जाने के बाद सारे के सारे शेयर का मालिक कौन है, बेटा, नॉमिनी। तो यहां पे इन्होंने सिंपल सिंपल भाषा में फटाफट रीड करेंगे, क्या लिखा है, नॉमिनेशन बाय सिक्योरिटी होल्डर। क्यों बोला, क्योंकि शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स है भाई, तो सिक्योरिटी होल्डर। एवरी सिक्योरिटी होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉमिनेट इन द प्रिस्क्राइब मैनर पर्सन टू हुम देयर सिक्योरिटी विल बी ट्रांसफर इवेंट ऑफ देयर डेथ। मेरे जाने के बाद कौन मेरा शेयर का मालिक बनेगा, तो प्लीज बच्चों यही हो पक्का, मेरे जाने के बाद है ना, मैं एक नाम लिख कर जाऊंगी, उसको चुपचाप दे देने का। डन। ज्वाइंट शेयर होल्डर नॉमिनेशन, साथ में शेयर्स खरीदे, आप चाहो तो मिलकर किसी एक को डिसाइड कर लो। अगर डिस्प्यूट नहीं हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है तो जिंदा रहते ही अलग हो जाओ, है ना। क्योंकि अगर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग खरीदी है तो भैया नॉमिनी भी ज्वाइंट ही होना जरूरी नहीं है, सिंगल भी रख सकते हो आप। ज्वाइंट रखोगे फिर से डिस्प्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा मिलकर किसी एक को कर सकते हो। इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय मोर देन 1% ज्वाइंट होल्डर दे कैन ज्वाइंटली नॉमिनेट, एक पर्सन को कर सकते हैं टू हुम ऑल द राइट। उसको किसी चार लोग को करना है, चार लोग को करो, फिर वो इक्वली रेशियो बता दिया तो वेरी गुड, रेशियो नहीं बताए तो फिर क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेटिंग क्या लिखा है, नॉमिनी का क्या राइट है, जैसे ही डेथ होगी नॉमिनी बिकम एंटाइटल टू ऑल द राइट्स इन द सिक्योरिटी इवन इफ अदर, ये है इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, लाइन रीड करो। अदर लॉ कुछ और बोलता हूं, दादाजी की विल मिली उसमें कुछ और लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे कंपनी के पास क्या रिकॉर्ड में नाम लिखा है। मेरी अलग से एक विल मिलती है, उस विल में लिखा है कि भैया कोई और है। इन्होंने कहा शेयर सर्टिफिकेट को लेकर तो हम स्पेसिफिक है, जो नॉमिनी में जिसका नाम लिखा होगा हम उसी को देंगे। इवन इफ अदर लॉस, या फिर क्या लिखा है, डिस्पोजिशन लाइक विल, विल वगैरह में कुछ और लिखा है तब भी हम उसको भाव नहीं देंगे। विल में दूसरी प्रॉपर्टी को लेकर भाव दे देंगे, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट को लेकर नॉमिनी हमारे लिए सबसे ऊपर रहेगा। बात समझ में आ गई। अनलेस दी नॉमिनेशन चेंज, अगर चेंज या कैंसिल होगी, मैंने ही नाम बदल दिया था, वो मेरी सेवा नहीं कर रहा था, है ना, परेशान करता था, तो मैंने विल बदल दिया, विल बोल रही नॉमिनी बदले, तो फिर बात अलग है, फिर उसको नहीं मिलने वाला। क्लैरिटी। माइनर को बना दिया भाई, नॉमिनी किसको बना दिया, माइनर, ठीक है। इफ नॉमिनी इज द माइनर द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी कैन अपॉइंट another person who will manage the security until minor nominee reach adulthood। कुछ याद आना चाहिए, गार्जियन, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे देना अपने बेटे को ही है, रिकी को देना है, गार्जियन में मैंने रॉकी सर का नाम लिख दिया, तो क्या रॉकी सर मालिक है, वो बस ट्रस्टी बने घूम रहे हैं, ठीक है। गार्जियन बने घूम रहे कब तक के लिए, जब तक वो 18 साल का ना हो जाए। एक बार 18 साल का हो जाए तो वो माइनर ही उस शेयर का मालिक होगा। क्लियर है, पक्का। अब जब भी हम कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं ना बच्चा, आप दो चीज नोटिस करो, सेक्शन के साथ साथ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो एक होता है एक्ट और एक होता है रूल्स। एक्ट बोलता है क्या करना है, एक्ट बोलता है नॉमिनी को अपॉइंट करना है, नॉमिनी को रखना है। आप जो नॉमिनी रखोगे वही सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रिवेल करेगा, चाहे दूसरे लॉस कुछ भी बोलते हैं, हमें से कोई लेना देना नहीं है। अगर नॉमिनी आपका माइनर है तो प्लीज भाई गार्जियन के थ्रू रखो, उसे ट्रस्टी बनाओ, जब तक वो 18 साल का ना हो जाए उसके बाद वो मालिक बन जाए, ये एक्ट बोलता है। रूल्स बोलते हैं पूरी प्रोसेस कैसे होगा। अब वो प्रॉपर फॉर्म बताएंगे, तुम्हें डेट बताएंगे, कब नॉमिनी का नाम डालना है, तो ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप ही रीड करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ बहुत फास्ट नहीं है, सिंपल लिखा है। भैया आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन का फॉर्मेट एक नाम बता दिया, उसमें आप ये एंट्री करना, आप जब चाहो नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हो, जो भी सबसे फ्रेश वाला जो नॉमिनी का नेम होगा उसी को मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप एक बार रीड करेंगे। क्लैरिटी है बच्चा, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, शोल्डर समझते हैं। डेमोक्रेसी बताओ क्या होता है, आजादी, फ्रीडम। मुझे बताओ मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है, यस और नो। चलो कंसेप्ट सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। शोल्डर डेमोक्रेसी मतलब क्या है, शोल्डर ही सबसे क्या है, सुप्रीमेसी, सुप्रीम है, उसी की बात हमेशा मानी जाएगी, सुप्रीम है वो। इन दी गवर्नेंस मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी,
शोल्डर डेमोक्रेसी मतलब कि शोल्डर ही हमेशा प्रिवेल करेगा, शोल्डर की ही बातें सबसे ऊपर रखी जाएगी। इट अलाउ द शोल्डर टू हैव टू से इन द कंपनीज अफेयर, कंपनी में जो कुछ भी चल रहा है शोल्डर का हक है कि वो आकर कंपनी में बात करेगा, बोलेगा। आइदर डायरेक्टली खुद आकर बोलेगा या थ्रू उसके चुने हुए लोग। उसके चुने हुए लोग कौन है भाई? हमने ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बैठाया है वहां, हमने ही मुकेश अंबानी को वहां बैठाया। अगर तुम रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हो, क्या ये बात समझ में आ रही है? या तो तुम डायरेक्टली शेयर होल्डर की जब मीटिंग होगी वहां जाके बात करना, या फिर आपको पूरा भरोसा है कि जो हमने जिन्हें इलेक्ट किया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सही डिसीजन लेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो क्या शेयर होल्डर डेमोक्रेसी समझ में आया? क्या होता है बताओ शेयर होल्डर डेमोक्रेसी? शोल्डर सबसे ऊपर है, वो अपनी बात या तो डायरेक्टली बोलेगा या तो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली खुद ही जनरल मीटिंग में क्वेश्चन रेस कर सकता है, और या फिर इनडायरेक्टली में इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव जो कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके थ्रू वो बातें करवाएगा। ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा कंपनी लॉ में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। तुम खुद नोटिस करो, कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें शेयर की परमिशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से ही काम चल जाएगा। कुछ बायबैक पढ़ा था हमने, बायबैक में कुछ 10% तक का बात थी, याद आ रहा है? उन्होंने कहा बायबैक करना है 10% के अंदर, तो भैया शोल्डर से मत पूछो। तो अभी आपने ये कुछ एक आध एग्जाम्पल पढ़े, जब आप पूरा कंपनी लॉ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन से हो जाते हैं, और कुछ इतने इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से काम नहीं चलेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा, ओआर पास करवाना पड़ेगा। तो डेली जो ऑपरेशनल वाले काम होते हैं, रेगुलर वाले काम होते हैं, वो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दो। और जो इंपॉर्टेंट की मतलब क्या, मटेरियल टाइप के नेचर के होते हैं, वो कहाँ डिस्कस होते हैं? जनरल मीटिंग थ्रू ओआर या फिर एसआर। क्लैरिटी है? इन्होंने कहा सेक्शन 179 बोर्ड ग्रांट दी बोर्ड जनरल पावर बट लिमिट सर्टेन एरियाज। कुछ एरियाज लिमिटेड है जिसने साफ बोल दिया कुछ ऐसे मैटर्स है जो आप शेयर के बिना परमिशन के नहीं कर सकते, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे जगह जगह तो होता ही है जहां लिखा है ओ आर एस आर, दैट मीन्स क्या, शेयर की बिना परमिशन के आप वो काम नहीं कर सकते। तो ऊपर वापस से हेडिंग में आएंगे। हेडिंग क्या है? शेयर डेमोक्रेसी मतलब क्या? शोल्डर सुप्रीम है, उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है, छोटे मोटे मैटर्स, डेली मैटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे रखे। क्रूशियल मैटर्स किसके पास है? शोल्डर के पास, बिना परमिशन के नहीं। कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो ओ आर एस आर या फिर क्या होता है? पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या था? घर भेजा जाता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर एक्ट समय समय पे क्लियर बताता रहता है, डायरेक्टर का रोल बताता रहता है, शोल्डर का रोल बताता है। कंपनी को मैनेज करने के लिए हमें दोनों का बैलेंस चाहिए। क्लैरिटी है? अगर मैं सबका कंक्लूजन दूं, शोल्डर डेमोक्रेसी, कंक्लूजन क्या है? शोल्डर सुप्रीम है। कंपनीज एक्ट समय समय पे बता देता है ये काम नहीं कर सकते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट परमिशन ऑफ शेयर होल्डर, चाहे वो अब ओआर हो चाहे वो एसआर हो। ये अभी आपको एक जनरल कंसेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, ये बस जनरल कंसेप्ट बिल्ड किया जा रहा है कि क्या है ये, क्या जनरल कंसेप्ट बिल्ड हुआ? क्योंकि इस कंसेप्ट के बेस में वो आगे की कहानियां आपको बताने वाले। ये देखो, ये है वो लिस्ट। कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ मैटर्स हैं जो शेयर की परमिशन के बिना नहीं होंगे। पहला रीड करो, बताओ क्या लिखा है? पढ़ा था, बात बात में एसआर एसआर पास करना है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दम ही नहीं है कि वो बिना परमिशन के काम कर सकते। क्योंकि दम क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने उन्हें दम नहीं दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? और शेयर इशू करना है, पूछो इनसे। नेक्स्ट, ट्रांसफर सम पोर्शन अनकॉल, कुछ आ रहा है? रिड्यूस शेयर कैपिटल, रिड्यूस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एग्जांपल दिया ऊपर वाइंडिंग अप का। ठीक है, शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस, डिसाइड प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, कुछ याद आ रहा है? हम लोग रजिस्टर, ये स्टैट्यूटरी बुक्स, ये सारी चीजें अभी पढ़ा। फॉरेन रजिस्टर 10%, उसमें क्या था? एसआर पास करो और वहां पे रिसाइड करते हो कम से कम ज्यादा 10% से लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्या लिखा है? ये नहीं पढ़ा तुमने। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फॉर, क्या लिखा है? डिफरिंग द एक्सपेंस ऑन द कंस्ट्रक्शन व्हेन अ प्लांट कैन नॉट बी कमीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में काम करना था, उस पर काम नहीं चल पा रहा है जिसके कारण खर्चा बढ़ रहा है, तो प्लीज सारे शेयर से पूछो, डिस्कस करो, इसको डिसकंटिन्यू करो और इसके लिए उन्हें पेमेंट दी जाए। तो ये अगर मैटर डिस्कस आगे चल के आएगा, ये भी इसकी डिटेलिंग नहीं है इसलिए बस तुम्हें है ना थोड़ा अलग लगेगा। अप्रोच करना है किसको? सीजी को। किस चीज के लिए? कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कराओ, कुछ गड़बड़ चल रहा है तो पूछो, एक बार डिस्कस करो। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का वर्ड का मतलब क्या है? अग्रीमेंट। अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आता है तो मर्जर अमलगमेशन, सिंगल अरेंजमेंट आता है तो अग्रीमेंट।
हाँ बेटा, एक ही बात है। वो बस तुम्हें, ये तो तुम्हारी मॉड्यूल एक चीज को 10 तरीके से तो बताती है ना, तभी तो तुम्हें लगता नहीं कंटेंट इतना ज्यादा क्यों है। बच्चे ये टैलेंट है, इस टैलेंट को तुम्हें भी सीखना चाहिए, एक ही चीज को 2-3 तरीके से बढ़ लिखने का, ताकि कंटेंट थोड़ा दिखे ना। लेकिन तुम लोग एक ही तरीके से लिखते रहते हो, तो हम लिख देते रिपीट। तरीका एक ही रहता है ना। मैंने क्या बोला, टैलेंट बिल्ड करो, एक ही तरीकों को घुमा कर बोलने का। ठीक है, घुमाओ ना, डायरेक्ट सेम लिख देते हो तुम, तो फिर आएगा ना रिपीट है। हाँ, एक सिंपल लिखो, एक लॉ लिखो, हो गया ना 2 तरीका। चलो, क्लैरिटी है बच्चों। ये क्या पढ़ा हमने, हेडिंग बताओ क्या है। क्या बोलता है शोल्डर डेमोक्रेसी? शोल्डर सुप्रीम है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता कुछ मैटर्स में। कुछ मैटर है ना, पेड़ हिला सकते हो उसमें तो तुम, है ना। चलो क्या लिखा है, और पेमेंट ऑफ कमीशन मोर देन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये किसको दे रहे सैलरी भाई? डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सबको सैलरी, और वो एक लिमिट से ज्यादा कर रहे होंगे। तो डायरेक्टर अपनी सैलरी भी नहीं बढ़ा सकते जब तक क्या ना कर ले, शेयर से परमिशन ना ले ले। डायरेक्टर तो बहुत स्मार्ट होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो करोड़ों चाहिए, ठीक है, अपनी सैलरी बढ़ा रहा होगा। वेरी गुड, कुछ याद आया, 11%, है ना। मैनेजर रेम्यूनरेशन 11% होता है, उसके ऊपर बढ़ाने का तो एसआर पास करने का। अभी इसकी डिटेलिंग आगे चल के दूसरे चैप्टर्स में आएंगे, इन्होंने एक साथ इकट्ठा करके बोल दिया, कुछ तुमने पढ़ लिया, कुछ आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। लोन वगैरह, कोई भी आपको चार्ज क्रिएट करना है उसको लेकर, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो शोल्डर से पूछना है, इंक्रीज रिड्यूस करना है नंबर ऑफ डायरेक्टर, याद है 15 डायरेक्टर, उसके ऊपर जाना तो एसआर पास करना, ठीक है। कैंसिल रिडीम डिबेंचर, मेक कॉन्ट्रीब्यूशन फंड नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द कंपनी, आप कहीं और फंडिंग कर रहे हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इन सारे मैटर्स में एक बार आपको अपने मालिक से पूछना पड़ेगा, कौन है ये मालिक? शेयर, इसलिए शेयर को बोला भैया तुम तो सुप्रीम। क्लैरिटी, क्या लिखा है? दो ब्रॉड ड्यूटीज, डायरेक्टर को बोला भैया, डायरेक्टर तो क्या करेगा, पूरी सावधानी रखना, अपना पूरा टैलेंट, अपनी पूरी स्किल्स इस कंपनी में झोंक देना ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। फिड्यूसरी का मतलब ट्रस्ट, भरोसा। बीइंग अ डायरेक्टर आपकी फिड्यूशरी ड्यूटी है, आपको अपना कोई भी पर्सनल प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। कंपनी की आड़ में अपना खुद का पैसा मत बनाओ, कंपनी को बेच दो भाई, कंपनी करेगी तो तुम ऑटोमेटिकली हो जाओगे। क्लियर है? पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है, थोड़ा आप समझेंगे। वेरिएशन वर्ड का मतलब बताओ, चेंज। क्या ये डिसेंटिंग की बात कर रहे हैं? नहीं, हो सकता है बिल्कुल। चलो, क्लास समझते हैं। क्लास मतलब क्या है, ग्रुप। शोल्डर राइट अटैच टू अ डिफरेंट क्लास, भैया अलग अलग लोग हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, दो अलग अलग शेयर्स है। तुम लोग सब इक्विटी शोल्डर, और वो वाले सारे कॉलम वाले क्या हो गए, प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी ज्यादा है और प्रेफरेंस थोड़े कम। चलो, राइट इंक्लूड, सबका अपना अपना राइट है, किसी को डिविडेंड मिलता है भाई, वोटिंग मिलता है। तुम इक्विटी शोल्डर है, तुम्हारे राइट वोटिंग के, उनके वोटिंग के नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शनल केस में उनके पास भी वोटिंग आ जाता है, ठीक है। रिटर्न कैपिटल ड्यूरिंग दी वाइंडिंग अप, ऐसे अलग अलग राइट्स होते हैं। तो कुल मिला के बोल रहे भाई अलग अलग टाइप के शोल्डर्स होते, इक्विटी अलग है, प्रेफरेंस अलग है, ठीक है। सारे शेयरहोल्डर्स के कुछ अपने अपने खुद के राइट्स है। इन्होंने कहा इफ अ कंपनी डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, मेरी कंपनी जिसमें अलग अलग टाइप के क्लास ऑफ शेयर्स है क्या? बिल्कुल है, यहाँ इक्विटी है वहां प्रेफरेंस है। राइट अटैच टू एनी क्लास कैन बी वेरिड, सबके राइट्स क्या है, चेंज है ना। रिटर्न कंसर्न फ्रॉम द शेयर होल्डर होल्डिंग, क्या लिखा है, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, राइट अटैच टू एनी क्लास कैन बी वेरिड। इन सब की क्लास अलग अलग कैटेगरी के राइट्स क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते, वेरी हो सकते। अगर इन्हें अलग करना है तो प्लीज आप क्या करोगे, रिटर्न में कंसर्न ले लो। ये 3/4 बोल रहे, मतलब क्या कह रहे, 75% मतलब एसआर पास करने की बात करें। स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग ऑफ दो शेयर होल्डर, उनके शेयर होल्डर की अलग से मीटिंग हुई है और उसमें अलग से एसआर पास किया, और 3/4 लोग भी हाँ कह रहे, तो मतलब कि पहला इन्होंने जनरल बोला, 3/4 लोग की कंसर्न ले लो, और पर्टिकुलर जिनके साथ आप अलग कर रहे हो,
मैं बस इनके साथ कुछ अलग करने वाली हूँ, तो इनकी मीटिंग कराई और इनकी मीटिंग में अलग से एसआर पास किया। क्या इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ पा रहे हो? पहला और दूसरा। पहला पॉइंट क्या बोलता है, रिटर्न कंसर्न ले लो 3/4 की, फिर उन्होंने बोला जिनके साथ अलग होने वाला है उनके अलग से मीटिंग कराओ और उसमें अलग से एसआर, मतलब तुम लोग का मिलाकर नहीं, अलग गया, इनका एसआर पास अलग होगा। क्लियर है? कंडीशन फॉर द वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ द राइट कैन ओनली बी हैव, ये तब होगा जब आपकी कंपनी में आपका मेमोरेंडम आर्टिकल ये अलाउ करता हो, और जब आपने ना इस टाइप का शेयर इशू किया था ना, उस टाइम पे ना टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी। ये टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखी रहती है? कुछ ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से स्पेसिफाई कर रखा था भैया आपके पास ये सारी पावर्स, ये सारी राइट्स आगे चलकर वेरी हो सकती है। इन शॉर्ट, बैकडेट से कुछ नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। कुल मिलाकर मेमोरेंडम आर्टिकल अलाउ करे और आपका ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बात पहले से ही लिखी थी कि आगे चल के शायद आपके राइट्स वेरी हो सकते हैं। अब वो समय आ गया है, हमने आपको पहले बता दिया था कि अब हम ये राइट को वेरी करने वाले, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपके कौन 75 3/4% लोग अगर हाँ बोलते हैं तो ही वेरी करेंगे, अदरवाइज वेरी नहीं होगा। इन शॉर्ट, अलग अलग शोल्डर्स के जो राइट्स है वो वेरी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। उसके लिए पहले रिटर्न कंसर्न ले लो, जिनके वेरी हो रहे उनके अलग से मीटिंग कराओ, उनसे एसआर पास कराओ, और बैक डेट से एक बार देख लो क्या आपका आर्टिकल अलाउ करता है। आपने जो ऑफर डॉक्यूमेंट पहले जो दिया था उसमें सारी बातें लिखी थी तो ही, उसमें कभी कुछ नहीं लिखा अचानक से आज मीटिंग करा के क्या मैं आपका राइट चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। हमने पहले बता के रखा था आर्टिकल तो ऑल्टर हो सकता है, लेकिन क्या ऑफर डॉक्यूमेंट ऑल्टर हो सकता है? वो नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है, हम नहीं कर सकते। तो आर्टिकल और प्लस ऑफर डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन। इम्पैक्ट ऑन द अदर क्लास, इफ द वेरिएशन ऑफ द राइट वन क्लास शेयर होल्डर अफेक्ट द राइट ऑफ अनदर, तो उन्होंने बोला भैया जिनको इफेक्ट हुआ ना उनसे भी पूछेंगे, तुम्हारे इस राइट को चेंज करने से भैया डिबेंचर होल्डर को दिक्कत हो रही है, तो चलो अब डिबेंचर होल्डर की भी अलग से मीटिंग, उनकी भी क्या 3/4 की कंसर्न। कुल मिलाकर कंपनी में क्योंकि अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स होते हैं, आप उनके राइट्स को वेरी कर सकते हो, लेकिन वेरी करने का तरीका ये है आर्टिकल अलाउ करेगा, उनके ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने पहले से उन्हें प्री इन्फॉर्म करके रखा था, और आज हम आपसे 3/4 की कंसर्न ले रहे। अब माइनॉरिटी को तो बुरा लग गया, तो माइनॉरिटी कहाँ जा सकता है? एनसीएलटी के पास शिकायत करने जा सकता है। एनसीएलटी सुनेगा और उनके सुनने के बाद हाँ और ना जैसा उन्हें ठीक लगेगा। क्लियर है बच्चों? पक्का? यही चीज बस बोरिंग प्रेजेंटेशन में लिखी है, ठीक है? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? ये मेंबर की लाइबिलिटी बहुत टाइम से पढ़े जा रहे हो तुम, क्या लिखा है? अगर कंपनी अनलिमिटेड है तो मेंबर की लाइबिलिटी क्या है? अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी का अमाउंट पहले से डिसाइड होगा। वेरी गुड। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर 100 रुपए का था, पूरे 100 रुपए दे दिए, कोई नहीं बनता। 80 रुपए दिए तो जो अनपेड वैल्यू 20 रुपए। वेरी गुड। ये पहला दूसरा तीसरा तो समझ में आता है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है नेक्स्ट? अगर आपने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। वेरी गुड। फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है, गए काम से, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, लाइबिलिटी आफ्टर क्या लिखा है? मेंबरशिप खत्म, मेंबरशिप खत्म तो क्या होगा? इफ मेंबर लीव विद इन अ ईयर। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझो, इस गारंटी वाले के साथ जोड़ रही हूं, गारंटी वाले से साथ जुड़ेगा, समझना। जब भी हम गारंटी देते हैं ना, तो गारंटी वाला केस क्या बोलता है? कब ये 1 लाख अमाउंट, एग्जाम्पल 1 लाख दूंगी मैं, जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो 1 लाख दूंगी। बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, मैं एक शेयर होल्डर, गारंटी दी थी 1 लाख की, मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया? कंपनी वाइंडिंग अप होने वाली है नेक्स्ट ईयर 2025 में, कंपनी वाइंड अप होने वाली है। मैंने अभी के अभी 2024 के अक्टूबर में शेयर्स को क्या किया? बेच दिया। ज्योतिषका को बेच दिया मैंने। अब समझो मैंने इसको क्यों बेचा? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? प्लानिंग कर रही हूँ, बचना चाह रही हूँ। मैंने 1 लाख की गारंटी दी थी, अब मुझे मालूम है कंपनी तो वाइंड अप होगी होगी, तो भाई एक काम करती हूँ, ज्योतिषका को बेच देती हूँ। और जैसे ज्योतिषका को बेचा, नेक्स्ट ईयर कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो कंपनी पैसे मांगेगी, उससे मैं बचना चाह रही थी। तो साफ इन्होंने बोला लाइबिलिटी किसकी रहेगी? उसी बंदे की रहेगी। अगर उसने 1 साल के अंदर अंदर शेयर्स बेचे हैं तो, मैंने 3 साल पहले 2 साल पहले बेचा, तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती।
इतनी ज्यादा लंबी प्लानिंग कर ली है तो भैया मैं डिजर्व करती हूँ, मैं इससे बच सकती हूँ। दिमाग लगाए, दिमाग का कुछ तो फायदा होगा। लेकिन अगर एक साल है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से पता चल जाता है, इन एक साल में, एक साल के अंदर अंदर मैंने शेयर्स बेचे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ज्योतिषका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। अब एक बार मेरे साथ रीड करिए। इफ अ मेंबर लीव विद इन अ ईयर, उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी एक साल के अंदर, बिफोर द कंपनी वाइंड अप, ठीक है, दे आर स्टिल लाइबल टू पे डेट्स, स्टिल मैं लाइबल रहूंगी क्योंकि मैंने एक साल के अंदर अंदर बेचा, ठीक है। इफ द करंट मेंबर कैन नॉट कवर, ज्योतिष का के सर पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी। अब इसी से चीजें, दूसरा कंसेप्ट, रुक जाओ, 1 2 3 4 समझ में आए? अनलिमिटेड, गारंटी, शेयर, तनिष्का सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, पक्का? तेरी आंखें ऐसे बंद होती ना ऐसे करके, तो ऐसे करके में तूने ऐसे एक बार भी नीचे नहीं देखा, ठीक है? ऐसे मुझे ना ऐसे कैमरा दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये हाथ हटा दे और ऊपर देख, ठीक है? चलो, फ्रॉड का केस क्या है? फ्रॉड, रुक जा, फ्रॉड का केस क्या है? अनलिमिटेड है, मेंबरशिप सीज, लेकिन वाइंडिंग अप के एक साल पहले पहले, तो लाइबिलिटी किसकी? पुराने वाले की, जिसने बेच दी। अब आखिरी वाला एक बार बस रीड करेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, हेडिंग बस समझना। मैंने बेचा, मैंने बस बेचा, और कंपनी का वाइंड अप नहीं है, नॉर्मली बेचा मैंने, ठीक है? नॉर्मली मैंने क्या किया है? बेचा। जब नॉर्मली मैंने बेचा, मेरी प्लानिंग कुछ गड़बड़ ही थी। मेरे जिसको बेचा वो शायद फिक्टिशियस था। फिक्टिशियस मतलब क्या? गलत नाम। शायद वो कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी नहीं है ना, मरे हुए इंसान का नाम दे दिया, या फेक नेम अपने आप से आर्टिफिशियल बना लिया। ये सारी हरकतें बिल्कुल हो सकती है, हाँ हो सकती है, बचने के लिए। अ पर्सन मे स्टिल लाइबल इफ देयर नेम इज नॉट रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर। क्यों नहीं हुआ? लास्ट पैराग्राफ में सारे एग्जांपल्स दे रखे। आओ एक बार रीड करेंगे। पर्सन इज लाइबल एज अ मेंबर इन स्पाइट द वैलिड ट्रांसफर। मैंने बेचा और सही तरीके से बेचा, लेकिन जिसे बेचा ना, ट्रांसफरी इज नॉट प्लेस ऑन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। अभी ट्रांसफर का नाम नहीं लिखा, क्योंकि कंपनी अपने लेवल में जब चेक कर रही थी तो इन द प्लेस ऑफ ट्रांसफर नेम पर्सन अप्लाई द शेयर इन द नेम ऑफ, पता चला कि वो क्या था? फिक्टिशियस पर्सन था, या फिर पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, या फिर यूज अनदर नेम फॉर हिमसेल्फ, खुद ही ले रहा है, किसी और के नाम पे लेना चाह रहा है, कुछ गोल गोल घुमाना चाह रहा है ताकि उसके सर पे लाइबिलिटी ना आए। यूज क्या किया है? ये क्या लिखा है? इलियस, कोई भी अजीबो गरीब कुछ भी नाम बनाकर फेक नेम लेके आया, शेयर्स आर अलॉटेड इन दैट नेम, या फिर इलियस ही विल बी लाइबल एज अ मेंबर। मतलब कुछ भी आप गड़बड़ नाम दोगे तो आप ही उसके लिए लाइबल रहोगे। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर पूरी 6 बातें पढ़ी। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड है, इनमें तो चीजें क्लियर है। फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी, क्योंकि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाती है, आपको पकड़ा जाता है, सारी लाइबिलिटी आपके सर पर। नेक्स्ट क्या होता है? मेंबरशिप सीज हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने वाइंडिंग अप का एग्जाम्पल देके बताया कि गारंटी वाला अमाउंट आपको देना था, आपने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, और लास्ट वाला केस क्या है? आपने किसी जबरदस्ती के नाम पे डाल दिया, ट्रांसफर किया, ताकि आप उस लाइबिलिटी से बच सको, ठीक है। निकिता, क्या डाउट था? सब 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 कुछ जाएगा, शेयर भी जाएगा, गारंटी भी जाएगा, सब जाएगा, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। क्लैरिटी? हाँ, बस उसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद में दूंगी क्योंकि ये रिलेटेड है, इसके बाद मैं ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है। बस रिलेटेड चीजें पढ़ा दो, ब्रेक मिल जाएगा। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? ऊपर मैंने क्या बोला था? शोल्डर डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? सुप्रीम है। अब इन्होंने कहा कि चलो हम ना अपना एक अग्रीमेंट बना लेते। शोल्डर आपस में अग्रीमेंट बना रहे, अजीब है। अभी तक क्या हुआ था? कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी तो कंपनी का मेमोरेंडम बन रहा था, और कंपनी का क्या बन रहा था? आर्टिकल बन रहा था, मेमोरेंडम और आर्टिकल। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, शोल्डर की अग्रीमेंट की एक बार भी मैंने जिक्र किया है क्या? तुम लोगों ने आपस में खुद का अपना एक अग्रीमेंट कर लिया, ऐसा 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 करेंगे, कभी कुछ होगा तो हम इन मैटर को ऐसे सॉल्व करेंगे। भैया ये सारी चीजें तो आर्टिकल में भी लिखी है ना, ये सारी चीजें तो आर्टिकल में लिखी है कि नहीं लिखी है? बताओ जरा। पहले शोल्डर अग्रीमेंट का मतलब समझो। आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, contractual agreement among the shareholder of the company outlining how the company should be operate, specify shareholder rights and obligation। अग्रीमेंट में आपने क्या क्या लिखा है कि कंपनी कैसे काम करेगी और तुम्हारी खुद के क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, ठीक है। शेयर अग्रीमेंट बनाने का पर्पस क्या है? आपने इम्पोज किया स्पेसिफिक राइट एंड ऑब्लिगेशन गो बियॉन्ड दोज ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब आप कुछ ऐसी बातें उसमें लिख सकते हो क्या जो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड हो? मुझे ये बताओ, कंपनीज एक्ट का मेमोरेंडम क्या बोलता है?
बताओ। ऑब्जेक्ट वगैरह और आर्टिकल बताओ, आर्टिकल क्या बोलता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, मैनेजमेंट, कंपनी कैसे काम करेगी। बात समझ में आ रही? पूरी डिटेलिंग। इन्होंने शोल्डर अग्रीमेंट बना लिया। जो चीज वो शोल्डर अग्रीमेंट में लिख रहे, वो सारी चीजें ऑलरेडी किस में लिखी है? आर्टिकल में लिखी है ना। ये शोल्डर अग्रीमेंट में लिख रहे कि कंपनी कैसे मैनेज होगी, भैया आर्टिकल में यही तो लिखा है। तुम शोल्डर अग्रीमेंट में क्या कंपनीज एक्ट के ऊपर जा सकते हो? नहीं, आर्टिकल में भी नहीं जा सकते। तो कुल मिलाकर अक्सर जो फैमिली कंपनीज होती है, जॉइंट वेंचर कंपनीज होती है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो साफ इन्होंने बोला सुनो, इंडिया में ये सब नहीं चलेगा। ये सारे कंसेप्ट कहाँ के हैं? बाहर के। ये सारे कंसेप्ट कहाँ के हैं? बाहर के। इन इंडिया शोल्डर अग्रीमेंट नीड टू बी इनकॉर्पोरेशन। इन्होंने कहा भैया जो शोल्डर अग्रीमेंट आप बना रहे हो ना इंडिया में, हमारे लिए वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल शोल्डर आर्टिकल, इन्होंने कहा अगर आपने बना लिया, कंपनीज एक्ट मना नहीं कर रहा आपको आपस में अग्रीमेंट बनाने से। आपको आपस में अग्रीमेंट बनाना है, बनाओ। और आपको आर्टिकल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना आर्टिकल के तो हम कंपनी बनने नहीं देंगे। तुमने एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी में क्या बना दिया? शोल्डर अग्रीमेंट। कल को कुछ मैटर आता है और तुम कहोगे दीदी देखो अग्रीमेंट में तो ये लिखा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर एनसीएलटी में केस जाता है तो एनसीएलटी कह रहे मैं तुम्हारे अग्रीमेंट को नहीं पढ़ने वाला, मैं तो आर्टिकल को पढ़ूंगा। आर्टिकल में नहीं लिखा तो मैं नहीं सुनने वाला। तुम आपस में कितना ही कुछ भी अग्रीमेंट चाहे कुछ ना कर लो, क्योंकि ये कंसेप्ट इंडिया में है ही नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट कहाँ है? ग्लोबल। इंग्लैंड की अगर बात करूं तो इंग्लैंड में इन्होंने साफ लिखा है एसएचए जो शेयर अग्रीमेंट एनफोर्स, इवन इफ इनका आर्टिकल नहीं भी होगा तो भी इनका शोल्डर की अग्रीमेंट के दम पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है। इनका यूएस कोड भी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो इंडिया के बाहर चल रहा है, इंडिया में ये नहीं है। एक बात बता दूं बच्चा, जो कुछ भी बाहर चलता है आज नहीं तो कल यहां आएगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी शोल्डर अग्रीमेंट को भाव नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बाहर चल रहा है ना, तो यहाँ के लोगों ने तो देख लिया, तो वो भी बनाने लगा है। तो कंपनी एक्ट बोलता है बनाओ, मना नहीं कर रहे, लेकिन दोनों में अगर डिस्प्यूट होता है ना तो प्रिवेल तो आर्टिकल ही करेगा। प्रिवेल तो कौन करेगा? आर्टिकल ही करेगा। इंडियन कोर्ट ने साफ बोला, मल्टीपल कोर्ट रूलिंग इन इंडिया, शोल्डर कैन ओनली बी एनफोर्स इफ दे आर इनकॉर्पोरेट। हम शोल्डर अग्रीमेंट को तभी मानेंगे जब वो आर्टिकल की ही जैसे बात करेगा। जहां डिसकंटिन्यू होता है, जहां इनकंसिस्टेंसी आती है, वहां हम आर्टिकल को लेंगे। एक लैंडमार्क केस आपको नाम याद रखना पड़ेगा। उस केस का नाम है वीबी रंगाराज वर्सेस वीबी गोपाल कृष्णा। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मुझे बताओ हेडिंग क्या थी? शोल्डर अग्रीमेंट। पहले शोल्डर का मीनिंग समझ में आया? शोल्डर अग्रीमेंट का मीनिंग समझ में आया? इन्होंने पहले बताया शोल्डर एक अग्रीमेंट होता है जो आपस में रूल्स, मैनेजमेंट, राइट्स, ऑब्लिगेशन आप लिखते हो, जो हम सारी चीजें अपने आर्टिकल में लिखते। इंडिया ने साफ बोल रखा है हम किसे एक्सेप्ट करते हैं? आर्टिकल को। लेकिन कंपनीज एक्ट मना भी नहीं करता है, आपस में आपको जो करना है करो, लेकिन आर्टिकल जैसी बातें लिखी है तो मान लेंगे, आर्टिकल जैसी बातें नहीं है तो हमारे लिए आर्टिकल ही प्रिवेल करेगा। ये सब इंग्लैंड यूएस का कंसेप्ट है, लोग फॉलो कर रहे हैं, करो। जिस दिन डिस्प्यूट होगा उस दिन हम मना कर देंगे। वीबी रंगाराज एक लैंडमार्क केस होता है इसी चीज के लिए। अब ये पूरे पैराग्राफ आपको ये समझा रहे, बीच बीच में आएगा इंग्लैंड इंग्लैंड की कहानी, यूएस की कहानी आपको यहाँ बताई जाएगी। और इतने सारे केस है, कोई केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही केस पढ़ना है, क्योंकि वो सारे केसेस पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? ये मैटर आज भी डिस्प्यूटेड है। ये मैटर आज भी डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब क्या है? कुछ लोग बोलते हैं हम मानेंगे शोल्डर अग्रीमेंट को, कुछ बोलते हैं आर्टिकल। लेकिन मैंने तुम्हें कंक्लूजन बता दिया है, इंडिया साफ आर्टिकल को मानेगी। कुछ लोग तब मानते हैं जब वो क्या करता है? सेम बातें करता है तो मानेंगे ना, सेम बातें नहीं करता है तो नहीं मानेंगे। फिर सेम यहाँ पे उन्होंने केसेस बोल रखे हैं, फिर से मैं कहूंगी कुछ नहीं पढ़ना, सीधा लैंडमार्क केस, सुप्रीम कोर्ट, वीबी रंगाराज, खत्म। आर्टिकल को मानेंगे, हमारे लिए शोल्डर अग्रीमेंट कुछ नहीं। डिस्प्यूटेड है, 10 बातें 10 तरीके से होगी, पढ़ने में कंफ्यूजन होगी, आपको बस लैंडमार्क नाम याद रखना है। क्लियर है बच्चों? पक्का? नहीं बस ये खत्म है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक लाओ जल्दी, चैप्टर के एंड में जाओ। सेक्शन 44 क्या क्लिक हो रहा है? कुछ सुना सा लग रहा है? शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, रिपीट नहीं पढ़ाने वाली, रीड करेंगे, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा हुआ है ना। देखो एग्जाम टाइम पे जहां रिपीट लिखा है ना, वहां क्या होगा, तुमने दूसरा चैप्टर पढ़ा तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है।
ठीक है। सेक्शन 44 बोलता है शेयर एक मोबाइल ट्रांसफर है, इधर से उधर कर सकते हो। वीटो पावर क्या होती है? वीटो मतलब क्या? अक्सर दोस्तों बोलते हैं मैं वीटो पावर यूज करूंगा या करूंगी, नहीं बोलते, हम तो बहुत करते। ठीक है, वीटो मतलब क्या होता है, अब यूज करना, ठीक है तुम लोग। वीटो पावर मतलब सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मैं तुम्हारे साथ भी करती हूँ, है ना, क्लास है, मैं भी कर रही हूँ, सब लोग डिसअग्री कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास क्या है? वीटो पावर, सुप्रीम पावर, ठीक है। लगेगी, संडे बोल रहे थे नहीं लगाओ नहीं लगाओ, लगाऊंगी, वीटो पावर, ठीक है। चलो, आना भी पड़ा, समझो अब। हाँ, कंसेप्ट ऊपर से कनेक्टेड। हमने कुछ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ सेक्शंस देखे थे। सेक्शन 241, 100, बीच बीच में हमने पढ़ा ना, आओ एनसीएलटी से भाई शिकायत करो, नहीं सुन रहे आपकी तुम्हारे। एक पुराना कंपनीज एक्ट होता था, जरा नाम बताओगे? वेरी गुड, 1956। 1956 में माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ भी चीजें नहीं थी। तो क्योंकि उस टाइम पे कुछ चीजें नहीं थी, तो वीटो पावर जैसी चीजें लेकर आए कि भाई माइनॉरिटी को बचाने के लिए माइनॉरिटी वीटो पावर यूज करेगा, लेकिन ये कभी कभार ही होता था। फिर फाइनली आता है कंपनीज एक्ट 2013, ये बोलता है भैया हमें वीटो वीटो पावर की कोई जरूरत नहीं है, हम अलग से सेक्शन से बना देते हैं ना। सेक्शन 241 अभी पढ़ा, 100, ऐसे और भी सेक्शन समय समय पे आएंगे कि अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है तो भैया कंपनीज एक्ट सुनेगा, ये सेक्शन सुनेगा। तो बस यहाँ यही सारी बातें। वीटो मतलब स्टॉप ऑफिशियल एक्शन, जो सब कुछ हो रहा है उसे रोक दिया जाएगा और उसी अकेले की बात मानी जाएगी। यही लिखा है, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, किसके? माइनॉरिटी शोल्डर। कंपनीज एक्ट 2013 में गैप था, गैप था मतलब क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। इस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने वीटो पावर लेके आए, लेकिन उन्होंने कहा ये वीटो पावर अब खत्म हो गई है, कंपनीज एक्ट ने ऑलरेडी बहुत सारी पावर माइनॉरिटी को दे दी, जगह जगह अलग अलग सेक्शंस में। अब ये जगह जगह अलग अलग सेक्शंस में इन्होंने बस ये लिखा है मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन, खुद से ले सकता है, तो इसीलिए जरूरी है माइनॉरिटी का कंसर्न रखना। तो ये बस माइनॉरिटी की बातों को, है ना, बताए जा रहे हैं। बढ़ू आगे। अब वीटो पावर का मतलब अभी मैंने बताया कि बाकी सबको रोक दिया जाएगा, पुराने एक्ट में होता था, खत्म हो चुका है। मीनिंग लिखा है फॉर द माइनॉरिटी, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है? अगर वोट्स इक्वल होंगे, वोट्स आर इक्वल, देन चेयरमैन वोट देगा, चेयरमैन यूज करेगा। अब कास्टिंग वोट चेयरमैन यूज करता है, पहले कंसेप्ट समझ लो। इस मीटिंग में, ठीक है, 100 लोग बैठे, 50 लोग फेवर करते और 50 लोग क्या करते हैं बच्चा? अगेंस्ट में जाते। अब डिसीजन निकाल ही नहीं पा रहे क्योंकि 50-50 है, अगर थोड़े ऊपर नीचे होते तो शायद हो जाता, ठीक है। तो मैं हूं चेयरपर्सन, अब जो मैं बोलूंगी वही होगा। अगर मैंने फेवर बोला तो फेवर में जाएगा, अगर मैंने अगेंस्ट बोला तो अगेंस्ट में जाएगा। व्हाट डू मीन बाय कास्टिंग वोट? कास्टिंग वोट वो वोट होता है जो चेयरमैन इस वोट को यूज करता है। चेयरमैन तब इसे यूज करता है जब कोई भी डिसीजन में जो वोट होंगे वो एकदम इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? बस इसे रीड कर रही हूं तुम्हारे लिए। वोट्स आर इक्वल देन चेयरमैन यूज द कास्टिंग वोट, ठीक है। और वीटो पावर जो भी ऊपर हमने पढ़ा माइनॉरिटी के लिए। कास्टिंग वोट इज एप्लीकेबल जब क्या होगा? इक्वालिटी ऑफ द वोट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट। वीटो पावर नॉट डिफाइंड, वीटो पावर डिफाइंड नहीं है, वीटो पावर तो ऐसे खुद से आ गया था और जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता, पुराने में था, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग जाएंगे तो रिफ्यूज टू एडमिट एंड अप्रूव, जो भी चल रहा है, नहीं मैं जो बोलूंगी वही होगा, ये पुराने इसमें था। तो बस दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। कास्टिंग वोट एकदम अलग है, लेकिन वोटिंग वोटिंग है तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। कास्टिंग वोट चेयरमैन यूज करता है और ये चेयरमैन के ही बस पास पावर होती है, और वो भी तब आती है जब डिसीजन एकदम सेम इक्वल होगा। अगर डिसीजन आ ही गया तो कास्टिंग वोट यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? कास्टिंग वोट यहां पर 50 बोल रहे दीदी कल टेस्ट लेना और 50 बोल रहे नहीं, तो किसकी चलेगी? वैसे मैं तो वीटो पावर यूज करती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मैं कास्टिंग वोट को यूज करना सिखा रही हूँ। अगर मेजोरिटी ने बोल दिया कल टेस्ट होगा तो होगा ना, तब मेरी बात नहीं मानी जा रही, मेजोरिटी, ठीक है। कंट्रोल का मीनिंग बस, कंट्रोल मतलब क्या है? कंट्रोल मतलब क्या है? याद करो सब्सिडी की डेफिनेशन, होल्डिंग सब्सिडी। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना इज कंट्रोल, अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डिसीजन। भैया जरूरी नहीं है कंट्रोल आपका बाय शेयर होल्डिंग हो,
आपका कंट्रोल करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, भैया आप उस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करते हो तो शेयर होल्डिंग की जरूरत नहीं है आपको। आप उस कंपनी के क्या करते हो, मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको वोटिंग की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल अदर देन वोटिंग भी ले सकते हो। बात समझ में आ गई? ये पूरी घिसी पिटी बातें सब स्किप हो गई। यहां पर आपका ब्रेक चालू होता है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बीच का एक स्किप था ना, ब्रेक के बाद उसे करेंगे, ठीक है? चलो ब्रेक ले लो बच्चा, आ जाओ। हेडिंग क्या दिख रही है? पावर ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने अचानक से एक सेक्शन 216 बता दिया, ठीक है? टोटल 3 सेक्शन देखेंगे, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। सेक्शन 216, देन आपको एक बीच में सेक्शन 89 दिखेगा और एक और सेक्शन आगे चलकर 90 दिखेगा। तो टोटल कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं? टोटल कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं? 3। तो सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, तुम्हारी मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन सीक्वेंस वाइज नहीं है, सबसे पहले 216 बता दिया उन्होंने, ठीक है? चलो नोटिस करेंगे, सबसे पहला सेक्शन क्या पढ़ेंगे? 89, फिर क्या पढ़ेंगे? 90, फिर क्या पढ़ेंगे? 216। ये 3 सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। आओ कंसेप्ट समझे। मुझे बताओ, ये बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी वाला, ठीक है? अब कंसेप्ट को और ब्रॉड करो। बेनिफिशियल ओनर, वो बेनिफिशियरी ओनर तो था, लेकिन अब कंसेप्ट को थोड़ा सा और ब्रॉड करने की जरूरत है। मैं बहुत बिजी इंसान, ठीक है? यहां तो मैंने एग्जाम्पल धोनी जी का ले रखा है, चलो धोनी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। धोनी बहुत बिजी भाई, क्रिकेट खेलने में बिजी है और भी बहुत सारे काम कर रहा है, ठीक है? देन आर्मी में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्मी में कि पुलिस में, किसी में है ना वो, आर्मी में ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें भी। तो कुल मिलाकर वो बहुत ही बिजी इंसान है, उसके पास टाइम नहीं है, शेयर खरीदने का भी टाइम नहीं है, मीटिंग में भी जाने का टाइम नहीं है, ठीक है? तो उसने क्या किया, अपने आप को बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर किया। धोनी ने अपने आप को क्या किया? बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर किया, ठीक है? अभी बुक से रीड मत करो, बुक से अभी कुछ समझ नहीं आ गया, क्योंकि बुक ने इधर उधर करके पूरा फैलाकर बात बोली। कंसेप्ट यहां पढ़ो, बुक पढ़ोगे अपने आप समझ में आ गया। तो पैसा किसका लगा है? धोनी का। खरीद कौन रहा है शेयर? धोनी। डिविडेंड, ये सारे राइट्स किसके होते हैं? धोनी के। तो धोनी ने बोला कि भैया मैं बन जाता हूं बेनिफिशियल ओनर, और मैं अपने सामने किसी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करूंगा जो बना घूमेगा रजिस्टर्ड ओनर। तो यहाँ पे कंसेप्ट है, एक तरफ है रजिस्टर्ड ओनर, एक तरफ क्या है? बेनिफिशियल ओनर। तो धोनी क्या है? बेनिफिशियल ओनर, और उसने एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उसी का नाम रजिस्टर में नाम लिखवा दिया कि भाई इसी को नोटिस देना, इसी को देना सब कुछ, ये मुझे आगे फॉरवर्ड कर देगा, इसी को वोटिंग के लिए बुलाना, मैं जो बोलूंगा ये वही वोट देगा, ये मुझसे पूछ के सारे काम मुझसे करवा लेगा। तो एक तरफ रजिस्टर्ड ओनर है, एक तरफ बेनिफिशियल ओनर। कंपनी में हैव शेयर होल्डर, अक्सर कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर होते हु इज द रजिस्टर्ड ओनर बट नॉट द एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर। एग्जाम्पल, मिस्टर ए रजिस्टर्ड ओनर है किसका? धोनी का। धोनी बेनिफिशियल ओनर है, मीनिंग धोनी होल्ड द एक्चुअल इंटरेस्ट इन द शेयर। पैसा किसका लगा है? एक्चुअल में मालिक कौन है? धोनी। क्या बात समझ में आ रही है? ये तो जेन्युइन है। तो इन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई बेनिफिशियल ओनर है और अगर कोई रजिस्टर्ड ओनर है, तो कंपनी को खुद से तो सपना आने नहीं वाला, ठीक है? मिस्टर ए ने एप्लीकेशन डाली कि भैया मैं शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। अब वो पैसे धोनी ने देकर ही उसे भेजे थे, कंपनी को सपना आएगा क्या ये मिस्टर ए धोनी के बिहाफ में आया है? मिस्टर ए का नाम लिख दिया, तो मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि भैया मैं तो बस रजिस्टर्ड ओनर हूं, बेनिफिशियल ओनर तो धोनी है। धोनी भी अलग से इन्फॉर्म करेगा, किसे इन्फॉर्म करेगा? कंपनी को, कि भैया मैं हूं एक्चुअल में ओनर, वो तो बस रजिस्टर है फॉर्मेलिटी के लिए। ये तो जेन्युइन केस है। अक्सर लोग बेनामी ट्रांजेक्शन समझते हैं, क्या होते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन? एनोनिमस। और थोड़ा सा, ये प्रॉपर्टी मेरी, ठीक है, लेकिन मैं इनकम टैक्स की नजरों में नहीं आना चाहती, तो मैंने किसी और के नाम पर ये प्रॉपर्टी दिखाई, क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा ये पैसा कहां से आया? भैया ब्लैक मनी है, छुपाना है, नहीं दिखाना है, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी। तो रजिस्ट्री में नाम किसका है? किसी मिस्टर ए का, और एक्चुअल में पैसा किसका लगा है? मेरा। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, नजरों से बचने के लिए मैंने ऐसा किया, तो ये गलत तरीके के ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो बेनामी ट्रांस, एक मिनट को, रजिस्टर जो है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, रजिस्टर में ए का नाम लिखा है, वो ए मेरा ही बंदा है, ए मेरा ही बंदा है, पैसा मेरा ही लगा है, सब कुछ मेरा, बस मैंने एक फेक इंसान सामने खड़ा किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? दैट वाज बेनामी ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन गलत माने जाते हैं, फ्रॉड माने जाते हैं, चीटिंग मानी जाती है।
क्योंकि आप इनकम टैक्स की नजरों से बचने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हो। एक इंसान, अब खुद सोचो, तुम्हें क्या लगता है इतने सारे जो पॉलिटिशियंस है और जो भी इतने सारे जो लोग हैं, तो क्या सब अपने नाम पे पूरी प्रॉपर्टी लेते हैं? इनकम टैक्स की नजरों से बचने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो ये गलत काम है, करना अलाउड नहीं है। सेम ये शेयर आपका वो प्रॉपर्टी, इसको लेके भी तो आप ऐसा नहीं कर रहे। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है, जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला धोनी, जेन्युइन रीजन है तो कंपनी को इन्फॉर्म करो। कल को अगर कंपनी को पता चलता है पैसा किसी और का, इनकम टैक्स की नजरों से बचने के लिए अगर आपने ये हरकतें करी थी, मोबाइल सेट कर बेटा, इनकम टैक्स की नजरों से बचने के लिए अगर आपने ये हरकतें करी थी और आपने बताया नहीं, रजिस्टर ओनर मिस्टर ए दिख रहा है और धोनी का पैसा लगा, धोनी ने बात नहीं बताया, तो हम मानेंगे कि आपका पर्पस फ्रॉड चीटिंग करने का था और ये गलत है और आपके सर पे लगेगी पेनल्टी। तो दोनों के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तुम रजिस्टर्ड ओनर हो, खुद बताओ, तुम बेनिफिशियल ओनर है, खुद बताओ। और फिर कंपनी ये बात किस तक पहुंचाएगी? आरओसी तक। तो रजिस्टर्ड ओनर जिसका नाम बस लिखा है रजिस्टर में, बेनिफिशियल ओनर जिसका एक्चुअल में पैसा लिखा है, एक्चुअल में जिसका इंटरेस्ट है। नोटिस रिक्वायर्ड, मिस्टर ए जो कि रजिस्टर ओनर था, ये नोटिस देगा, फॉर्मेट दे रखा है नोटिस का MGT4 में। किसको देगा? कंपनी को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज। 30 डेज कहां से? डिक्लेयरिंग दैट ही इज नॉट द बेनिफिशियल ओनर। जब भी उसे रजिस्टर ओनर बनाया गया, वहां से उसके पास 30 दिन का समय, खुद से आकर बता दे कि तू रजिस्टर ओनर है। सेम बेनिफिशियल ओनर जो हमारे एग्जांपल में धोनी है, मस्ट फाइल द नोटिस MGT5 टू द कंपनी विद इन 30 डेज डिक्लेयरिंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर। बताए कि भैया मैं हूं एक्चुअल में बेनिफिशियल इंटरेस्ट। कंपनी का रोल क्या है? आगे चल के कंपनी को जैसे ये बात पता चलेगी, कंपनी फाइल करेगी रिटर्न, किसको? आरओसी को, फॉर्मेट MGT फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग और 30 दिन के अंदर। तो मतलब कि पहले बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर ओनर दोनों अलग अलग फॉर्म देंगे, फॉर्म 4 एंड 5, और फिर कंपनी आरओसी की बताएगी फॉर्म 6 के थ्रू। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमने उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अगर ऐसा कुछ है और जेन्युइन रीजन है तो बता दो। कल को बाद में पता चलता है तो हम क्या मानेंगे? आपका पर्पस फ्रॉड चीटिंग करने का था और इनकम टैक्स की नजरों से बचने का था, क्योंकि आपने बताया नहीं, मतलब लोचा है। ठीक है। इन केस ऑफ चेंजेस, इफ देयर एनी चेंज इन द ओनरशिप, आज तुमने बता दिया तुम बेनिफिशियरी हो, तुमने बताया तुम रजिस्टर ओनर, तुमने मुझे बता दिया। इसमें अगर कल को कोई चेंज आता है, धोनी ने ये किसी और को दे दिया, रजिस्टर ओनर के नाम से हटा के हमने किसी से बी को दे दिया, तो प्लीज ओनरशिप बेनिफिशियल इंटरेस्ट बोथ द रजिस्टर ओनर बेनिफिशियल मस्ट रिपीट द नोटिस। फिर से सेम उसी तरीके से आपको अपडेट करना पड़ेगा, वही फॉर्म 4, 5, 6। बात समझ में आई? तो पहले मुझे बताओ क्या कंसेप्ट समझ में आया? सेक्शन 89 बोलता है डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन बाय दी बेनिफिशियल ओनर। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? कि एक्चुअल में पैसा मेरा लगा है, इट इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, मिस्टर ए को मैंने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मेरे जेन्युइन रीजन है। कम पूरी इंडिया का प्रेसिडेंट मोदी जी बिजी है, खरीदना चाहते हैं कुछ भाई प्रॉपर्टी, नहीं खरीद पा रहे, तो वो क्या कर सकते हैं? किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। बिजी लोगों की बात हो रही है। तो कंपनीज एक्ट ने ऐसी चीजें अलाउ की है, बस वो क्या कह रहे हैं कि आप हमें अलग से इन्फॉर्म कर देंगे तो आपके लिए ये सारी चीजें सही तरीके से हो जाएगी। अगर इन्फॉर्म नहीं करोगे तो इंटेंशन गलत है, तो पकड़े जाओगे। सेक्शन 89 समझ में आया? अब अगर 89 समझ में आ गया तो अब जाएंगे सेक्शन 90 की तरफ। हाँ बेटा पूछ। दोनों के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं रजिस्टर्ड, तुम हो बेनिफिशियल, एक्चुअल में तुम ओनर हो। ठीक है, एक्चुअल में तुम ओनर हो, तुमने बोल दिया तो एक बार पूछ ले भाई, पता चला इसी का पैसा लगाओ। दोनों बस एक रिटर्न प्रूफ दे दे। अब डिपॉजिटरी कहानी नहीं हो रही, रुक जा रुक जा रुक जा। डिपॉजिटरी वाला केस क्या था? वो अलग केस था। यहाँ भी फिजिकल शेयर्स सब कुछ चेंज है। बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या? अब तुम थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाले है ना मीनिंग में आ जाओ। उस केस में भी होता है बेनिफिशियल ओनर और ये केस अलग है। ये केस क्या है? ये केस क्या बोल रहा है? ये केस बोलता है कि अगर आप बिजी हो, नहीं आ पा रहे हो, तो आप बेनिफिशियल ओनर वाला रोल प्ले कर सकते हो। वो डिपॉजिटरी का केस ही अलग है। अगर आप ऑनलाइन मार्केट से खरीदते हो तो रजिस्टर में, कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम नहीं हो पा रहा, तो दो तरीके से क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर बनते हैं। अभी मैं ये दूसरा तरीका बता रही हूँ, क्लैरिटी है पक्का? अब आ जाओ सेक्शन 90। यहां पर बेनिफिशियल ओनर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? अब सिग्निफिकेंट मतलब क्या? इंपॉर्टेंट, मेजर, कुछ अच्छा प्रपोर्शन, मतलब अब ऐसे वैसे वाले बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, आप थोड़े स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियल ओनर हो, आप थोड़े खास हो। दिस सेक्शन डिफाइन दिस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर।
ये जो सेक्शन 98 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की बात करता है, एज एनी पर्सन हु होल्ड दी सिग्निफिकेंट ओनरशिप इंटरेस्ट। आपका कंपनी में 1-2% का गेम नहीं है, अच्छा खासा परसेंट का गेम है। वो अच्छा खासा क्या है? 10%। अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो, सेम धोनी, लेकिन धोनी कंपनी में 5%, 3%, 2% होल्ड नहीं करता, कितना होल्ड करता है? 10% और मोर होल्ड करता है। तो अब आप मेरे लिए नॉर्मल बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, अब आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट वाले सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो। दिस सेक्शन of any person who hold the significant beneficial owner, they directly indirectly, एक्चुअल में ये significant beneficial owner का पर्पस क्या है? पर्पस टू आइडेंटिफाई, एक्चुअल में हम देखना चाहते हैं जो बेनिफिशियल ओनर है वो अगर बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का है, अगर उसके पास 10% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो बच्चा वो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को हिला सकता है। और हम नहीं चाहते। वो कौन है? वो कौन है जो आइडेंटिफाई नहीं? रजिस्टर में तो किसी और का नाम है। अभी मैंने क्या बोला? नॉर्मल बेनिफिशियल ओनर भी होगा तो बताना है, तो सिग्निफिकेंट को तो ज्यादा बताना होगा, क्योंकि भाई तुम पीछे पीछे से मिस्टर ए को क्या गाइड कर रहे हो, हमें क्या पता? हमें तो रिकॉर्ड में क्या दिख रहा है कि मिस्टर ए है, लेकिन पता चला ये 10% का मालिक मिस्टर ए नहीं था। ठीक है, कोई खतरनाक इंसान था जो कंपनी के लिए कैसे डिसीजंस ले रहा है, हमें डर है। तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के लिए अलग से बनाया कि हम फ्रॉड नहीं चाहते हैं, हम बस क्या चाहते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हमें पता चले कौन है सिग्निफिकेंट ओनर। अ पर्सन कंसीडर, उस पर्सन को सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा जिसके पास कितने की होल्डिंग है? 10 या 10 से ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? अब सेक्शन 89 बोलता है दोनों इन्फॉर्म करेंगे। कौन दोनों? रजिस्टर्ड ओनर भी और बेनिफिशियल ओनर भी। सेक्शन 90 बोलता है यहां पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के सर पे डाल दी। भैया तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्ही को बताना पड़ेगा। एसबीओ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मस्ट फाइल डिक्लेरेशन टू दी कंपनी। कंपनी को बताओ कि तुम सिग्निफिकेंट ओनरशिप में हो, तुम्हारे पास 20% है, 30% है, 40%, मतलब 10% से ज्यादा है, आप खुद बताओगे। फिर कंपनी ये बात किसको बताएगी भाई? आरओसी को बताएगी, वही 30 दिन के अंदर। उसमें और उसमें चेंज क्या है? वहां सिग्निफिकेंट की बात हो रही, वहां बेनिफिशियल ओनर की बात हो रही थी, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट। वहां पे दोनों को बताना था और यहाँ पे किसी एक को बताना है, वो भी कौन है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। फिर रजिस्टर अलग से मेंटेन होगा। इस कंपनी में कितने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, अलग से एक रजिस्टर मेंटेन होगा। अब जैसे रजिस्टर किसका मेंटेन था? मेंबर का अलग, डिबेंचर का अलग, एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर ना, ये एनी अदर सिक्योरिटी, फॉरेन रजिस्टर, ये सब था ना, तो ये एनी अदर में ये सब कह रहे कि भैया अलग से एक सिग्निफिकेंट, आपकी कंपनी के सारे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की लिस्ट अलग से चाहिए हमें, क्योंकि हम उन पर नजर रखना चाहते हैं। और कल को कोई भी आ सकता है कि भैया कौन है ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इनके डॉक्यूमेंट्स का याद है रजिस्टर मेंटेन किया था, तो इंस्पेक्शन करने आ सकते, तो इनको भी कर सकते, बस पर्सनल डॉक्यूमेंट्स छिपा दिए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओनरशिप, अथॉरिटी कैन इन्वेस्टिगेट डिमांड द इंफॉर्मेशन। हमें पता चल गया सिग्निफिकेंट है, तो क्या लोचा है इसमें? अगर अथॉरिटी को जरूरत पड़े तो इनसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मांगा जाएगा। अगर उन्हें डाउट है, क्या डाउट है? कि भैया ये अपनी ओनरशिप जानबूझ के छुपाना चाहते हैं, तो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर सेक्शन 90, और 89 क्या बोलता है? बेनिफिशियल ओनर। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? दोनों की डिफरेंस क्या है? 89 90, 89 बोलता है एनी टाइप ऑफ बेनिफिशियल ओनर रिगार्डलेस ऑफ द परसेंटेज, ये बोलता है भैया सिग्निफिकेंट परसेंटेज फिक्स है, 10 या 10 से ज्यादा। की डिफरेंस सही है। अब दोनों के डिफरेंस बिटवीन की बात करूंगी। ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट इनका फोकस है, और इनका क्या है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। पर्पस डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि एक्चुअल में लीगल ओनर कौन है और बेनिफिशियल कौन है, और ये कह रहे हैं कि भैया इंडिविजुअल, हम ये देखना चाहते हैं कौन है जो 10% से ज्यादा होल्ड करके बैठा है। एनी पर्सन होल्ड, इन्होंने क्या बोला है? भैया हम तो सिग्निफिकेंट को बस पकड़ेंगे। नो स्पेसिफिक लिमिट, यहाँ पे स्पेसिफिक लिमिट है। डिस्क्लोजर, यहाँ लीगल, लीगल मतलब क्या? रजिस्टर्ड ओनर भी देता है और बेनिफिशियल दोनों देता है। यहाँ पे सिंगल कौन कहता है? बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट वाला। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइल करेगी ये चीज किसको? आरओसी को। इन्होंने कहा भैया आरओसी को नहीं बताना है, वहां आरओसी को बताना था, यहाँ आरओसी को नहीं बताना है, क्या करना है? रजिस्टर अलग से मेंटेन करना है, पूरी लिस्ट तैयार करनी है आपकी कंपनी में कितने रजिस्टर, सॉरी कितने सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। ये जनरल ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है कि भैया हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में किस इंसान का पैसा लगा है। और ये बोल रहा है भैया ट्रांसपेरेंसी तो है ही है, साथ में हमारा टेंशन क्या है? कौन कंट्रोल कर रहा है उस पर भी नजर रखना। ट्रांसपेरेंसी तो है, लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई थर्ड पर्सन है, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके डिसीजन से हमारे मैटर, हमारी कंपनी के मैटर को फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर ए और बी दो अलग पर्सन है। इसमें बोला कि भैया जो एक्स है
एग्जाम्पल क्वेश्चन 10% से आता है जो ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। पेनल्टी लगेगी लीगल और बेनिफिशियल ओनर, अगर नहीं डिस्क्लोज किया तो दोनों को पड़ेगी। यहाँ पे तो उन्होंने क्या बोला, रजिस्टर्ड ओनर को तो कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला है किसको होने वाला है, सिग्निफिकेंट और कंपनी को, क्योंकि सिग्निफिकेंट का काम था कंपनी को बताने का और कंपनी का काम था रजिस्टर मेंटेन करने का। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब सेक्शन जब दोनों हो चुके हैं तो अब एक सेक्शन बचा है, सेक्शन आओ, सेक्शन 89, सेक्शन 90 फोकस करता है कि भैया मैंडेटरी आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कौन है रजिस्टर्ड लीगल ओनर और कौन है बेनिफिशियल। सेक्शन 216 बोलता है come into play when there is a suspicious that disclosure are incomplete or inaccurate। हम पहले से ही बोल रहे हैं बीइंग अ कंपनी, कोई भी बेनिफिशियल ओनर है तो बता दो, डिक्लेयर कर दो। अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो सेक्शन 216 सामने आएगा जिसमें सीजी के पास पावर है। सेक्शन 216 एनफोर्स करता है 89-90 बाय प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट विद द पावर। किसके पास पावर दे दी भाई, गवर्नमेंट के पास पावर, कि भैया जिस पे भी डाउट हो, जिस पे भी डाउट हो उसकी क्या कर दे, इन्वेस्टिगेशन चालू करे, अनकवर करो कि लीगल ओनरशिप है कौन, कंट्रोल इफ सस्पेक्टेड दैट द कंपनी नॉट फुल्ली कंप्लाई। तो कुल मिलाकर सेक्शन 216 सरकार को पावर देता है, पता लगाने की पावर। हर कोई खुद से तो बताता नहीं है, इट इज जस्ट लाइक कि टेस्ट ले रहे हम बोलेंगे मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, है ना, पॉकेट में अगर रखा है, अगर नहीं दोगे तो फिर चेकिंग चालू होगी। तो सीजी भी क्या कह रहा है, कंपनी भी क्या कह रहा है, बता दो बता दो, सच में आप जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है आप ही ओनर हो। इंस्पेक्शन बाद तो सेम, सीजी को भी पता चलेगा तभी जब उसे कहीं से कोई डाउट होगा, डाउट नहीं तो भैया सब चले जा रहे। बच्चों ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आईपीओ आया, ठीक है, अभी कितने आईपीओ तो आते ही जा रहे, ठीक है। अब मुझे बताओ बजाज का आया, सबको नहीं मिला, इतने लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोगों ने अप्लाई किया, किसी को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, बहुत सारे नामों से क्या किया, अप्लाई किया। जैसे मुझको ही चाहिए, मैंने तुम सबके नाम से अप्लाई कर डाल दिया बस। और मैं कह रही हूँ कि मैं हूँ एक बहुत बड़ी कंपनी, मैंने सारे एम्प्लॉयज के नाम से लगा डाला, समझ रहे हो, गलत है ना, ठीक है, बेनामी है ना, गलत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर किसी के भी नाम से आएगा भैया पैसा मेरा है मैं उसको दे दूंगी, ऐसी डीलिंग हो रखी है। तो अगर कुछ ऐसा है तो हम पहले से आपको बोल रहे डिक्लेयर कर दो, अगर डिक्लेयर नहीं करते हो कल को पकड़े गए तो फिर भारी भरकम पेनल्टी लगेगी। क्या सेक्शन 89, 90 और 216 समझ में आया, पक्का? हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, कंसेप्ट इज ओवर। बस सेक्शन देखो, हेडिंग समझ में आ रही है, पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टू इन्वेस्टिगेट इनटू दी ओनरशिप। अगर किसी पे डाउट होगा तो पावर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये पहले उन्होंने क्या बता दिया, सेक्शन 216, तो पहले ये पढ़ाती तो क्या रीड समझ जाता, बिल्कुल नहीं, कहानी नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि भैया हम ना पूरी डिटेल में बताएंगे, एक एक मीनिंग बताएंगे। रजिस्टर ओनर का मीनिंग बताया, बेनिफिशियल ओनर समझ में आ गया, रजिस्टर ओनर जिसका नाम लिखा था बेनिफिशियल, फिर रजिस्टर ओनर 89 का बताया, फिर बेनिफिशियल सेम वही लिखा है, फिर चेंज किया आपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो ये सारी पहले उन्होंने डेफिनेशन बिछा बिछा कर बताया है, ठीक है, पेनल्टी लगेगी बिछा बिछा कर बताया है, ठीक। यहां आ जाओ, फिर बीच में ये रूल क्या होते, रूल क्या होते, पूरी प्रोसेस बता रहे कि भैया फॉर्म देना, फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करना, इतने दिन के अंदर देना, ठीक है। बीच बीच में ये फॉर्म आया, याद आ रहा है, एमजीटी 14, सॉरी एमजीटी 4, एमजीटी 5 क्या था, रजिस्टर ओनर बताएगा 4 के थ्रू, बेनिफिशियल ओनर बताएगा 5, और 6 के थ्रू कंपनी बताएगी आरओसी 89 में अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। ये देखो ये आ गया 5 6, तो ये पूरी वही प्रोसेस बता रहा है। फिर 80 खत्म होता है, 90, 90 क्या बताता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। क्या है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मोर देन 10%, 10 और मोर दोनों लिखा था, ठीक है। चलो ये सारी इन्होंने कहानी बताई। ये देखो दिख रहा है पूरी डेफिनेशन, एक एक डेफिनेशन बता रहे सिग्निफिकेंट क्या है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में मत फंसना, इसके एक्सप्लेनेशन में मत फंसना, ये अवॉइड करना बच्चों, पहले ही बोल रहे हो इसे पढ़ के मत पागल होना, ये स्किप करना, ठीक है। जो ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो स्किप करना। रिपोर्टिंग कंपनी कौन सी, बेनिफिशियल रजिस्टर्ड ओनर, दोनों ने कंपनी को बताया, कंपनी आरओसी को बताई, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग कंपनी। तो ये बस वो जनरल जनरल ये सारे टर्म्स बता रहे,
ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अच्छे से आप वो एग्जाम्पल समझ चुके हो तो ये सारे एग्जाम्पल भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये बस मोर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, मतलब उन्होंने बहुत बिछाकर आपको समझाया है। क्लैरिटी है बच्चों? बस अगर आपको वो समझ में आ गया है तो ये मैंने समरी फॉर्म अच्छे से समझा दिया है, इसी पे रहिए। इसे पढ़ने के बाद स्कैनर के बस क्वेश्चंस लगा लोगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई? फोटो खींच लेते हैं। कुछ बच्चों ने अगर खींच लिया है तो ग्रुप में शेयर करेंगे। रुको, वन बाय वन। पहले 89, यही की है, यही क्रक्स है, ठीक है। सेक्शन 89 हो गया क्लिक? कोई एक करो, ग्रुप में भेज देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 90, ठीक है। चलो बढ़ू आगे। ये की डिफरेंस वो तो उसमें भी कवर हो जाएगा, लेकिन हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। बढ़ू आगे, अमृतांश बढ़े आगे। ये पूरा जो फाइनल्स का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर ओवर।